नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का। आज के सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला है इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं एग्जाम स्पेसिफिक चीज़ों की। तो चलिए लेके चलता हूँ एक शानदार जर्नी की तरफ। सबसे पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड सेशन रहने वाला है। बातें सारी की सारी एग्जाम वाली करेंगे, बातें सारी की सारी एग्जाम को क्रैक करने वाली रहेगी। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दाग देते हैं, जो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आंकड़ा आग की तरह लग जाना चाहिए और पूरे उत्साह के साथ में तमाम गांव और ढाणी में बैठे उन रसगुल्लों को जोड़ दीजिए जिनका सपना है आने वाले एग्जाम में कुछ अलग कर दिखाने का, जिनका सपना है इस दिवाली जीत वाली और खुशियों वाली, फटाके वाली दिवाली है ना। वो कहता है ना कि एक उजाले वाली दिवाली हो, ऐसा प्रयत्न हमें रहना चाहिए। एग्जाम सर के ऊपर है, दिवाली से पहले पहले सभी एग्जाम हो जाएंगे और दिवाली पे सभी एग्जाम की खुशखबरी भी आ जाएगी। कौन इस दिवाली पे एग्जाम में सफलता वाला झंडा गाड़ेगा, ये बात आज आपकी मेहनत से सिद्ध होगी। तो गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत। सबसे पहला प्रश्न, बहुत बढ़िया, बिल्कुल संकल्प एक ही रहना चाहिए कि इस बार यूपीपीएससी पार। इस बार एक बार लिख दीजिएगा, इससे आपका मन मजबूत होता है। और अगरबत्ती लगा दीजिएगा, हैशटैग लगा दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, है ना। इस बार यूपीपीएससी पार और अपना नाम लिख दीजिएगा। इससे क्या होता है, इससे आपके मन में एक विश्वास आता है, इससे आपके मन में एक संकल्प शक्ति आती है, इससे आपका मन मजबूत होता है कि नहीं है। तो यहाँ पे सवाल ने बोला है माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के सारे माइनर डिसऑर्डर है, एक को छोड़ के। अब आपको ये बताना है कि प्रेगनेंसी के कौन कौन से माइनर डिसऑर्डर है और कौन सा नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस मतलब जब प्रेग्नेंट लेडी जो है सुबह सुबह उठती है तो उसको क्या होता है, थोड़ा उबाक रहता है, थोड़ा क्या रहता है, उबाक रहता है। इसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस, उबाक रहता है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो ए आंसर तो यहाँ पे मेजर एलिमेंट नहीं है, माइनर है। ए ऑप्शन तो यहाँ पे मेजर एलिमेंट नहीं है, माइनर है, ये तो गलत हो गया। हर्ट बर्न पायरोसिस, पायरोसिस या हर्ट बर्न भी माइनर एलिमेंट में आएगा, मेजर में नहीं आएगा। आपको मेजर एलिमेंट पूछा क्योंकि सारे माइनर है एक को छोड़ के, तो ये सारे तो माइनर ही है। कॉन्स्टिपेशन माइनर एलिमेंट है, मेजर नहीं। तीनों के तीनों माइनर है मेरे प्यारे मित्र, ये तीनों के तीनों माइनर एलिमेंट है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, अगर आपको हार्ट बर्न हो, पायरोसिस हो, नोजिया हो रहा हो, अर्ली मॉर्निंग सिकनेस हो रहा हो, तो ये तमाम तरह की चीज़ें माइनर एलिमेंट में आएगी। लेकिन मेजर एलिमेंट कौन सा होगा, मेजर एलिमेंट होगा आपको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होने लग जाए। ये किसकी वजह से होता है, प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन HCG, आपने नाम तो सुना होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन के एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है। हाइपर मतलब एक्सेस, एमेसिस मतलब वॉमिटिंग, और ग्रेविडेरम मतलब प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी को अगर एक्सेसिव अमाउंट में वॉमिटिंग होने लग जाए, इस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर दैट प्रेग्नेंट लेडी। उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये बहुत डेंजरस है, इससे उसको सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, जी मछली होती है, उसकी बॉडी में फ्लूइड डेफिशिएंसी हो जाता है, उसकी बॉडी में इस डिहाइड्रेशन की वजह से समस्याएं पैदा होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। आगे लेके चलता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। सवाल हर एक मजेदार होगा, सवाल हर एक कंसेप्चुअल होगा, पूरा उत्साह दिखाइएगा। अगला प्रश्न, सवाल कह रहा है फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। एक माँ के द्वारा पहला फीटल मूवमेंट मदर के वूम में फील किया जाता है। बच्चा मदर के वूम में मूव करता है और बच्चे का मूवमेंट मदर के द्वारा फील किया जाता है। ये फीटल मूवमेंट जो मदर फील करती है उसको हम क्या कहते हैं, क्विकनिंग। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्विकनिंग। क्विकनिंग इज द फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय मदर। तकरीबन 18 वीक ऑफ गैस्टेशन के आसपास मदर ये फीटल मूवमेंट फील करती है। 18 वीक ऑफ गैस्टेशन के आसपास ये मदर फीटल मूवमेंट फील करती है और इसको क्विकनिंग कहते हैं।
एक यहाँ पे फ्लेक्शन लिखा हुआ है जो कि बच्चे का पोस्चर होता है मदर के वूम में कि बच्चा फ्लेक्स होता है, नेक फ्लेक्शन होता है, लेग फ्लेक्शन होता है, बॉडी फ्लेक्स होती है, बच्चा फीटल पोजीशन में होता है जो कि फ्लेक्स पोजीशन होती है। तो बच्चा मदर के वूम में फ्लेक्स पोजीशन में रहता है। एक यहाँ पे लिखा है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब बच्चे का एटीट्यूड क्या है, मतलब एटीट्यूड मतलब किस तरीके से बच्चा मदर के वूम के अंदर रहता है। वो ये जो फ्लेक्शन है ये एक तरह का एटीट्यूड को इंडिकेट करता है, जिसमें नेक फ्लेक्शन है, चिन और ये सारा एटीट्यूड में आता है। लाइटनिंग, लाइटनिंग को हम वेलकम साइन के नाम से जानते हैं। लाइटनिंग को क्या बोलते हैं, वेलकम साइन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब बच्चा मदर के वूम में होता है तो यूट्रस जो है, यूट्रस इस तरीके से साइज में एनलार्ज होता है। तो पहले यूट्रस जो है वो पेल्विक कैविटी का पार्ट होता है। 12 वीक ऑफ गैस्टेशन पे, 12 वीक ऑफ गैस्टेशन पे यूट्रस आता है सिम्पाइसिस प्यूबिस पर। कहाँ आता है, सिम्पाइसिस प्यूबिस पे आता है। ये 12 वीक ऑफ गैस्टेशन पे होता है। फिर यहाँ पे ये जो यहाँ पे 12 के बाद में 24 वीक और 36 वीक, ऐसे 3 अलग अलग वीक होते हैं, 12, 24 और 36 वीक। 12 वीक पे यूट्रस कहाँ आता है, सिम्पाइसिस प्यूबिस पे आता है। 24 वीक पे कहाँ आता है, अम्बिलिकस पे आता है, अम्बिलिकस। और 36 वीक पे आता है जीफोइड स्टर्नम, जीफोइड प्रोसेस पे पहुंच जाता है। यहाँ पे अम्बिलिकस पे था, यहाँ पे सिम्पाइसिस प्यूबिस है। 12 वीक पे सिम्पाइसिस प्यूबिस, फिर कहाँ पहुंचता है, अम्बिलिकस, फिर पहुंचता है जीफोइड प्रोसेस। और जीफोइड प्रोसेस में पहुंचने के बाद में फिर यहाँ पे 36 वीक के बाद में एक बार 38 वीक पे यूट्रस जो है थोड़ा और ऊपर जाएगा और फिर वो वापस नीचे की तरफ आता है 36 वीक पे। ये जो प्रोसेस होता है यूट्रस का 36 वीक पे एक पीक पे जाके 37 वीक पे और वापस जो है 39-40 वीक पे वापस 36 वीक वाली जगह पे आना, इसको बोलते हैं लाइटनिंग। क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। और ये अगर लाइटनिंग होती है तो इसी लाइटनिंग को हम बोल के वेलकम साइन, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, या इसी को मैंने क्या बोला था, वेलकम साइन। क्या बोलते हैं, वेलकम साइन। हाँ, इसमें आपको अगर ये पूछे कि भाई 16 वीक पे यूट्रस कहाँ होगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 12 वीक पे यहाँ पे है और 24 वीक पे यहाँ पे है, तो 16 पे या बीच में ही होगा। तो अम्बिलिकस है ये एरिया, अम्बिलिकस, ये जगह तो अम्बिलिकस है और ये जीफोइड है और ये हमने बोल दिया सिम्पाइसिस प्यूबिस है। तो 16 वाला यहाँ होगा, 26 वाला यहाँ होगा। ऐसे अलग अलग जगह पे पूछा जाता है कि फलाने वीक पे कहाँ होगा, तो आप आराम से पता कर सकते हो कि कौन सी जगह यूट्रस किस समय कहाँ पे होगा। वेलकम साइन आपको समझ में आ गया, लाइटनिंग के नाम से इसको जानते हैं। मेरा यहाँ जो आप क्विकनिंग होगा, जो पहला फीटल मूवमेंट फेल्ट किया जाता है मदर के द्वारा, उसको हम क्विकनिंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, सवाल सारे बिल्कुल नए होंगे, जवाब आप सभी के होने चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। 12 वीक, 24 वीक और 36 ऐसे याद रखना है। हाँ, 12 का आंकड़ा आप सभी को याद रहना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम साइन कहता है क्विकनिंग को, लाइटनिंग को। क्विकनिंग इज द फर्स्ट फीटल मूवमेंट। अच्छा, एक और होता है कि फर्स्ट फीटल हार्ट साउंड जो पिनार्ड फिटोस्कोप से सुनते हैं वो 20 वीक ऑफ गैस्टेशन होता है। फीटल हार्ट साउंड पिनार्ड फिटोस्कोप से। ओरल आयरन पिल, आयरन इंजेक्शन मस्ट बी गिवन अलोंग विद। ओरल आयरन पिल और आयरन इंजेक्शन हम देते हैं, तो ये आयरन पिल और आयरन इंजेक्शन किसके साथ में देना होता है, मतलब आयरन पिल और आयरन इंजेक्शन जब आप देते हैं तो इनको देते समय किसके साथ में देते हैं। अकेले तो ये दे नहीं सकते, तो किसी के साथ में देंगे। तो किसके साथ में देंगे, हाई डोज ऑफ विटामिन ए, हाई डोज ऑफ विटामिन सी, हाई डोज ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड या हाई डोज ऑफ विटामिन डी। आयरन का एब्जॉर्प्शन फॉलिक एसिड करवाता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन फॉलिक एसिड करवाता है, ये बात तो सही है। लेकिन फॉलिक एसिड तो खुद ही विटामिन है और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ और चीज़ें चाहिए, वो होते हैं एसिड। याद रखना, हमने बोला एसिड जितने भी होते हैं वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को मोटिवेट करते हैं, और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं, इनिबिट करते हैं। तो कुछ इनिबिटर्स होते हैं और कुछ स्टिमुलेटर्स होते हैं। एसिड जितने भी है वो स्टिमुलेट करते हैं या स्टिमुलेटर होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करते हैं। कौन कौन से ऐसे एसिड है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करते हैं, हमसे पूछा जाए तो याद रखना, एक होता है आपका सिट्रिक एसिड, एक होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है ना, एक होता है आपका सिट्रिक एसिड,
एक होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एक होता है आपका सिट्रिक एसिड, एक हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एक और पढ़ते हैं हम आयरन के एब्जॉर्प्शन को कराने के लिए, एंड दैट इज योर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहे हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्या है, एसिड है। और एब्जॉर्प्शन को कम कौन करता है, टिनेट, फाइटेट, टिनेट, फाइटेट, ऑक्जेलेट, टिनेट, फाइटेट, ऑक्जेलेट, ये इनहिबिट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। तो एसिड जितने भी होता है स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शन को, और टिनेट, फाइटेट, ऑक्जेलेट जितने भी होते हैं इनहिबिट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। तो यहाँ पे एसिड कौन है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कराने वाला पार्ट है, और बाकी तीनों बातें गलत है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा, ACOD तीनों ही गलत है। प्यारे दोस्तों समझ में आया, आयरन का एब्जॉर्प्शन कौन कराएगा ये हमने पूछा था, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कौन करता है ये हमने साइमल्टेनियसली आपको बताया। टिनेट, फाइटेट, ऑक्जेलेट ये एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। अगले प्रश्न, अच्छा आयरन कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते, याद रखना, है ना, सवाल आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी दवाई देंगे, आयरन, फोलिक एसिड या दोनों। तो याद रखना आयरन कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते हैं, वहाँ पे सिर्फ फोलिक एसिड देते हैं। कारण फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर खूब सारा लेडी को उबाक होता है, नोजिया, वॉमिटिंग होता है, और आयरन और उबाक कराता है। तो आयरन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देने का कोई सेंस नहीं है। वैसे भी फिजियोलॉजिकल जो एनीमिया होता है हीमोडाइल्यूशन वाला, वो सेकंड ट्राइमेस्टर में ही होगा। और फोलिक एसिड देना जरूरी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। फोलिक एसिड तो कंसीव करने से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ओनली फोलिक एसिड देना होता है, आयरन नहीं देना होता है। ये भी एग्जाम का प्रश्न है, आपको पूछा जाएगा। आप दोनों मत दे के आ जाना कि सर हमने दोनों ही दे दिया, हमने बोला आयरन भी दे दो और फोलिक एसिड भी दे दो। अरे आपने तो दे दिया, पर एग्जामिनर ने ये बात आपके लिए उसको पसंद नहीं आई, और जो बात एग्जामिनर को पसंद नहीं आए वो बात हमने को नहीं करनी है। तो दोनों एक साथ नहीं देना प्यारे मित्र, आयरन और फोलिक एसिड दोनों साइमल्टेनियस नहीं देना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन नहीं देते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है साइनोसिस। साइनोसिस इज कॉज्ड इन केस ऑफ लैक ऑफ ग्लूकोज, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ब्लड। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हो, ये हाथों की इमेज जो है, ये हाथों की इमेज बता रही है कि इनका कलर हो गया ब्लू, है ना, और हाथों का जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है वो इंडिकेट करता है साइनोसिस को। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस इज ऑलवेज द ब्लूइश डिस्कलरेशन। सवाल ने बोला है साइनोसिस का कारण कॉज्ड इन केस ऑफ, किस केस में होता है, ग्लूकोज की कमी को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और हाइपोग्लाइसीमिया इज नॉट साइनोसिस। ध्यान रहे, ये कोई साइनोसिस नहीं है। पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं, और डिहाइड्रेशन कोई साइनोसिस नहीं है कि नहीं है। ऑक्सीजन की कमी को साइनोसिस कहते हैं, यस माय डियर फ्रेंड। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और लैक ऑफ ब्लड को एनीमिया कहते हैं, खून की कमी, आरबीसी की कमी, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया कहलाती है। तो वाटर की डेफिशिएंसी डिहाइड्रेशन है, और ब्लड की कमी एनीमिया है, ऑक्सीजन की कमी साइनोसिस है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी प्रश्न था। अगले प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। वायु की कमी, हवा की कमी साइनोसिस नहीं है। हवा का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का मतलब हवा में ऑक्सीजन होती है। तो आप ऑक्सीजन की कमी को बोल सकते हैं साइनोसिस पे, वायु की कमी को साइनोसिस नहीं कहते दोस्त। अगला प्रश्न देखो, आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए भाई, एकदम नया, एकदम बिल्कुल एकदम अलग ही तरह का आंकड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत इस एग्जाम में आपको सफल बनाएगी, और हम मिल के लड़ेंगे। मैंने बोला था कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, होके ना मायूस यू बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अपनी मंजिल की तरफ आंख गड़ाए रखना, अपने ख्वाब, अपने सपने पर विश्वास रखना, और अपने सपने को पूरा करने की आग अपने अंदर पाले रखना, और अपने ईश्वर से बोल देना, या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर एक काम कर मेरी किस्मत बदल। क्या दो उस अयोध्या के राजकुमार को कि या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर एक काम कर मेरी किस्मत बदल। अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन, अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा,
तू हकीकत बदल। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू हकीकत बदल। और ख्वाब के लिए हम तो पूरा जी जान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, इनडायरेक्ट आइडेंटिफाई करेक्ट अबाउट गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। GERD माय डियर फ्रेंड, GERD आंकड़ा बिल्कुल नया है और बातें पूरी उत्साह के साथ में पढ़नी है। हमने यहाँ पे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की बात की, तो आपको पता हो तो इसमें निशान फंडोप्लिकेशन करते हैं। GERD के अंदर क्या होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लूज हो जाता है। ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहता है, और ये क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। और जब ये लूज हो जाता है तो आपके जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट इनका बैकफ्लो होता है इसोफेगस के अंदर। जब गैस्ट्रिक कंटेंट का इसोफेगस में बैकफ्लो होता है उसको रीगर्जिटेशन कहता है, रिफ्लक्स कहते हैं। गैस्ट्रिक कंटेंट का इसोफेगस में बैकफ्लो होना, इसको हम रीगर्जिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, रीगर्जिटेशन कहते हैं, या इसी को मैं एक और नाम से जानता हूं, रिफ्लक्स के नाम से जानता हूं। तो सर ये रीगर्जिटेशन या रिफ्लक्स होता है, जब गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में वापस जाने लगते हैं तो उसको मैं रीगर्जिटेशन बोलता हूं, या उसी को मैं रिफ्लक्स के नाम से जानता हूं। अब ये वापस क्यों जाता है, क्योंकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लूज हो जाता है। एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अगर GERD के मुझे कोई क्लिनिकल साइन पूछेगा तो मेरा पहला साइन यही होगा कि मैं कहूंगा इसमें रीगर्जिटेशन होता है। सर रीगर्जिटेशन क्यों होता है, रीगर्जिटेशन का कारण होता है कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो ढीला हो गया और पेट का सामान बड़ी आसानी से ऊपर चला जाता है। अब जब पेट का सामान ऊपर जाता है तो सिर्फ गैस्ट्रिक कंटेंट ही नहीं जाता है, उसके साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे रेट्रोस्टर्नल पेन होता है, स्टर्नल पेन होता है बिहाइंड द स्टर्नम। रेट्रो मतलब बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे की तरफ पेन होता है, और उसको हम पायरोसिस या हार्ट बर्न के नाम से जानते हैं। पायरोसिस बोलते हैं, पायरोसिस का मतलब होता है हार्ट बर्न। तो हार्ट बर्न के नाम से जानते हैं, चेस्ट बर्न के नाम से जानते हैं। सीने में जलन होती है ना, और ये जलन जो है स्टर्नम के पीछे की तरफ होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, GERD के केस में हमने बोला वहां पे क्या देखने को मिलता है, ओकेजनल वॉमिटिंग। क्या देखने को मिलता है, ओकेजनल वॉमिटिंग देखने को मिलता है, वॉमिटिंग। तो पहला क्या हो गया, रीगर्जिटेशन, दूसरा क्या हो गया, रेट्रोस्टर्नल पेन, तीसरा क्या हो गया, पायरोसिस, और चौथा क्या हो गया, ओकेजनल वॉमिटिंग। उबाक होता है कभी कभार, रोज नहीं, ओकेजनल। तो ओकेजनल वॉमिटिंग वहां पे होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात है वहां पे, GERD के केस में एक इम्पोर्टेंट सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब मरीज को ओकेजनल वॉमिटिंग होती है तो गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ में बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस भी होता है। तो मरीज डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में भी चला जाता है GERD के केस में। और इस गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में मरीज को बार बार जब गैस्ट्रिक कंटेंट वापस आता है यहाँ पे, तो मरीज में क्रॉनिक कॉफ डेवलप हो जाता है। तो कई बार खांसी जो होती है वो इस वजह से नहीं आती कि आपको फेफड़े की बीमारी है, इस वजह से आती है कि आपको रिफ्लक्स होता है, और इससे मरीज काफी परेशान रहता है। तो अब इस बीमारी का पता कैसे लगाए, तो इसका डायग्नोसिस करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका निकाला हमने, और वो था गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के लिए UGIE। आप कहोगे सर ये क्या होती है, व्हाट इज UGIE? इसका मतलब होता है अपर GI एंडोस्कोपी। अपर GI एंडोस्कोपी मतलब एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर है, और इसमें एक एंडोस्कोप काम में लेते हैं। अपर GI मतलब माउथ से डालते हैं, पूरा इसोफेगस, पूरा स्टोमक का स्टडी करते हैं और देखते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, और वहाँ पे GERD डायग्नोस होता है, उसको बोलते हैं अपर GI एंडोस्कोपी। और डायग्नोसिस करने के बाद में हम इलाज की बात करते हैं। तो आप कहोगे सर ऐसी बीमारी का इलाज क्या होगा फिर, जब गैस्ट्रिक कंटेंट लूज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से वापस आ रहे हैं, इसोफेगस में आ रहे हैं, कभी कभी बाहर आ जाते हैं, रीगर्जिटेशन होता है, वॉमिटिंग होती है। वो बोलते हैं ना पहले गरजते हैं, रीगर्जिटेशन मतलब गरजना, और गरजने वाले बादल बरसने में वक्त लगता है और कभी कभी बरसते भी है। तो गरजना और बरसना दोनों लगा रहता है इस बीमारी में। तो ये जो गरज और बरस यहाँ पे चल रही है, इसके इलाज के लिए हम दवाइयाँ काम में लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट इज द फर्स्ट की सक्सेस फॉर GERD। अब आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ मेडिकल मैनेजमेंट में, कौन कौन सी दवाइयाँ आती है, तो GERD की ड्रग के अंदर पहला आता है PPIs होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का मतलब होता है कि हम वहाँ पे काम में लेते हैं पेंटोपेराजोल, हम वहाँ पे काम में लेते हैं रेबीपेराजोल, पेंटोप्राजोल, हम वहाँ पे काम में लेते हैं रेबीप्राजोल,
रेबिप्राजोल। हम काम में लेते हैं इसोमप्राजोल, इसोमप्राजोल। ये सभी तरह के पीपीआईज होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पाए जाते हैं, जीआरडी में काम में लेते हैं। जीआरडी में पीपीआईज के अलावा कौन सी दवाई काम में ली जाती है? तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। आप कहोगे सर ये कौन से काम में लिए जाते हैं? तो याद रखना, रेनिटिडिन एक दवाई का नाम है, सिमेटिडिन एक दवाई का नाम है, निजाटिडिन एक दवाई का नाम है, रेनिटिडिन एक दवाई का नाम है, सिमेटिडिन एक दवाई का नाम है, निजेटिडिन, ये सभी के सभी दवाई कौन सी है? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग के नाम से जानी जाती है। तीसरी दवाई एंटासिड काम में लिया जाएगा, एंटासिड, एंटा एसिड दवाई काम में ली जाती है। और ये आपके एंटासिड कौन सी होती है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी होगी? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं, हाइड्रोक्साइड। ये एंटासिड के रूप में वहां पे काम में लिया जाता है इसी ट्रीटमेंट के अंदर। यहाँ पे इतना ही नहीं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो है अपन काम में लेते हैं स्टोमक को आगे खाली कराने वाला एजेंट, प्रोकाइनेटिक्स कहते हैं इसको। क्या नाम देते हैं? प्रोकाइनेटिक्स। क्या आप जानते हैं प्रोकाइनेटिक्स क्या होता है? किसी को एग्जाम्पल पता हो तो बताओ। प्रोकाइनेटिक्स वो होता है जो रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कराते हैं, पेट को आगे खाली कराते हैं। कौन कौन से होते हैं? जवाब लिखिएगा, आंकड़ा बिल्कुल नया है। और कहानी ये कहती है कि आज जो ये भोकाल क्लास होने वाली है उसमें आप लोग सभी साक्षी होंगे, और तमाम गांव और ढाणी में बैठे हुए उन तमाम रसगुल्लों को जोड़ दीजिएगा जिनका संकल्प है पिता की फिक्र को फक्र में बदलना। तो यहाँ पे हमने बता दिया प्रोकाइनेटिक्स कौन कौन से है। तो आपने बताया सर मेटोक्लोप्रोमाइड, सर डोमपेरिडोन, याद रखना मेटोक्लोप्रोमाइड एक ड्रग है, डोमपेरिडोन एक ड्रग है। मेटोक्लोप्रोमाइड जो दवाई होती है वो प्रोकाइनेटिक्स है, डोमपेरिडोन प्रोकाइनेटिक्स है, लिवोसल्पिराइड प्रोकाइनेटिक्स है। क्या करता है? पेट के सामान को आगे खाली कराता है आंत के अंदर। अगर सामान आगे खाली होगा तो पीछू नहीं आएगा, और हमें पीछे नहीं लाने देना, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे काम में ली जाती है। पोजीशन, अगला जो सवाल बनता है पोजीशन, यहाँ पे कौन सी पोजीशन देते हैं जीआरडी में? सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर पोजीशन लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कौन सा पोजीशन देंगे जीआरडी के केस में। क्या बात है? पीयूष, रमेश, निषाद, रिंकू, अर्चना, प्रियंका, मोनिका, पूजा, सभी को लिखना है भाई। प्रीति, रूबी, अशोक, नैनी, रोहित, शैलेंद्र, कोमल, रूबीना, चित्रलेखा, निर्मला, लोडा, रागिनी, दिव्या, भारती, मनीष, सत्येंद्र। क्या बात है, क्या बात है। रिवर्स टिनलबर्ग, क्या? रिवर्स टिंडलनबर्ग, याद रखना दोस्तों कौन सा पोजीशन? रिवर्स टिनलबर्ग। इसमें हेडो बेड नहीं, पूरा हेड बेड ही पूरा एलिवेट कर देते हैं हेड साइड से। जैसे एक तो होता है टिनलबर्ग जिसमें मरीज को ऐसे लेटाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मरीज को पूरा ऐसे ही कर देते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं रिवर्स टिनलबर्ग। ये तो होती है टिनलबर्ग। कौन सी पोजीशन है ये? टिंडलनबर्ग, है ना। इसका उल्टा जो पोजीशन है इसको बोलते हैं रिवर्स टिंडलनबर्ग, है कि नहीं? तो एक है टिंडलनबर्ग पोजीशन, एक है रिवर्स टिंडलनबर्ग पोजीशन। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन काम में ली जाती है? रिवर्स टिंडलनबर्ग पोजीशन काम में लिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये इसकी पोजीशन नहीं है, ये इसकी पोजीशन है, रिवर्स टिंडलनबर्ग पोजीशन। इसके अलावा एक और पोजीशन आप नाम दे सकते हो, वो कौन सी पोजीशन होती है? हेड और बेड को एलिवेट करते हैं, सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन। तो वी कैन आल्सो प्रोवाइड सेमी फाउलर और हाई फाउलर पोजीशन। अगला जो है प्यारे दोस्तों वो रहता है सर्जरी। जीआरडी के केस में कौन सी सर्जरी कैरिड आउट होती है? तो जीआरडी में कौन सा सर्जरी करते हैं? फटाक से कमेंट करिएगा, स्पीड के साथ में दिखनी चाहिए, स्पीड दिखनी चाहिए, आंकड़ा दिखना चाहिए, बातें दिखनी चाहिए, मुलाकातें दिखनी चाहिए। ये यूट्यूब वाली मुलाकातें बहुत काम की है ना। वो कहते हैं ना, मुलाकात ऐसी करो कि बात बन जाए, मुलाकात ऐसी करो कि बात बन जाए, बातों ही बातों में कुछ खास बन जाए और इतिहास बन जाए। हम तो यहाँ पे इतिहास बनाने वाली बातें कर रहे हैं, और खास तो हम पहले ही है ना। सभी लोग बड़े उत्साह के साथ में इतिहास रच दीजिएगा। आंकड़ा लग चुका है 4 1 1 1 और 1। क्या बात है, 1 और 1 11। हम है दोबारा अगले प्रश्न के साथ में सर्जरी। निशान फंडोप्लिकेशन, कौन सा? निशान
फंडोप्लीकेशन, निशान फंडोप्लीकेशन। ये निशान फंडोप्लीकेशन जो है ना प्यारे दोस्तों, निशान फंडोप्लीकेशन, इसमें जो आपका स्टोमक का जो ऊपर वाला एरिया है, फंडस पार्ट, उसको पकड़ के इसोफेगस के लोअर एंड के अंदर रेप कर देते हैं। ऐसा सर्जरी किया जाता है जीआरडी में। लेकिन इसका एक घाटा है कि जब वो किया जाता है तो टूपा लग जाता है कभी बार, तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन। सवाल पूछते हैं कि निशान फंडोप्लीकेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो होता है एचएलएचिया कार्डिया। क्या होता है? एचएलएचिया कार्डिया। ये निशान फंडोप्लीकेशन का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, एचएलएचिया कार्डिया। वो ज़्यादा टाइट हो जाता है भाई साहब, हम तो टाइट करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा टाइट हो जाता है, गांठ टाइट लग जाती है। रही मैंने धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे थे फिर जहाँ जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जाए, वो गांठ वाला मामला हो जाता है। ये बहुत ही गंभीर समस्या बन जाती है। और फिर मरीज को डिस्फेजिया होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग देखने को मिलती है। ऐसी बीमारी है जीआरडी। तो यहाँ पे बोला है कि जीआरडी जो बीमारी है उसमें निशान फंडोप्लीकेशन एक मेजर सर्जिकल मैनेजमेंट रहता है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। और जीआरडी जो है इसमें रिलैक्सेशन हो जाता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जी सर, बीमारी यही है, बीमारी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की है। तो इसका मतलब जीआरडी में दोनों ही बातें होती है। हाँ जी। और लाइंग इन सुपाइन पोजीशन, नहीं, सीधा नहीं लेटाना है, ग्रेविटी देनी है। हेडो बेड ऊपर होना चाहिए, पूरा हेड ये ऊपर हो जाना चाहिए, बेड ही ऊपर हो जाना चाहिए हेड वाले साइड से, तब मरीज में यहाँ समस्या नहीं होगी। तो पोजीशन में हम उसको फ्लैट नहीं लेटाते हैं, सुपाइन नहीं लेटाते हैं, रिवर्स नहीं करते हैं, मतलब टिंडलबर्ग नहीं करते हैं, रिवर्स करते हैं, रिवर्स टिंडलबर्ग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। ए बी ओ डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। जीआरडी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंडीशन एंड नर्सिंग केयर में ये होता है कि मरीज को स्मॉल स्मॉल थोड़ा थोड़ा बार बार खिलाओ, एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना होता है। मरीज को कंद मूल फल खाना होता है, ब्लेंड डाइट काम में लेनी होती है। ऐसी डाइट जिसमें मिर्च मसाला ना हो, अल्कोहल ना हो, स्मोकिंग का सेवन मरीज को नहीं करना होता है, और एकदम बिल्कुल सात्विक खाना, भोजन मंत्र बोल के ओम सेनार भवतु सेनोर वुनंतु सवीर्यम करवा वहे तेजस्विना वदितमस्तु महाविद्यसा वहे ओम शांति शांति, और ऐसा भोजन मंत्र बोलना, और सात्विक खाना खाना, मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। कई रसगुल्लों को कोल्ड ड्रिंक का बहुत शौक है, कहते हैं सर आप भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो क्या? अबे तुम पीते हो इसका मतलब पूरी दुनिया थोड़ी पीती है कि नहीं? वो नहीं पिलाना है, यहाँ पे पेट को स्टिमुलेट नहीं करना है, पेट को शांत रखना है। ये बातें सारी जीआरडी के मरीज को पूरे इम्तिहान के साथ में बतानी है। अगले प्रश्न के साथ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, एक और आंकड़ा लग जाना चाहिए बिल्कुल नया। कॉमन हैजार्ड क्या है ब्लैडर इरिगेशन का? सारा है, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। जवाब सभी को देना है प्यारे मित्रों, जवाब सभी को देना है। बोले सर ये क्या है? ये भोजन मंत्र है मेरे भाई, है ना। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने से पहले आपको भोजन मंत्र बोलना चाहिए, इससे आपका भोजन अमृत बन जाता है। और जब आप भोजन को अमृत बना के खाते हैं तो मेरे हिसाब से आपका पूरा जीआईटी बहुत बढ़िया रहता है, तंत्रिका तंत्र बढ़िया रहता है ना, मस्तिष्क बढ़िया रहता है, मन बढ़िया रहता है, और स्वच्छ मन में बुद्धि का विकास होता है ना। अच्छी बुद्धि अच्छे मन में होती है, अच्छी बुद्धि रहेगी तो अच्छा कर पाओगे। ब्लैडर इरिगेशन एक्सेप्ट वन, इन्फेक्शन, टिश्यू ट्रॉमा, यूरेथ्रल इरिटेशन और डिहाइड्रेशन। सवाल एक्सेप्ट का है और जवाब एक्सेप्ट वाला लगा नहीं है, क्योंकि किन्होंने ए लिखा है, किन्होंने बी लिखा है, किन्होंने सी लिखा है, अलग अलग जवाब लिखा, तो एक्सेप्ट आया नहीं है उसके अंदर। एक्सेप्ट का मतलब है तीन बातें तो होगी। अगर आप किसी मरीज के यूरिनरी ब्लैडर को इरिगेट करते हो, इरिगेशन करने का तरीका होता है उसमें फ्लूइड डालो और फ्लूइड निकालो, डालो निकालो, ये इरिगेशन का तरीका है। तो जब आप इरिगेट करते हो तो सवाल कह रहा है कि इरिगेट करते समय कॉमन हैजार्ड क्या है, कॉमन खतरे क्या है इरिगेशन के, ब्लैडर इरिगेशन के कॉमन खतरे क्या है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हाट इज द हैजार्ड ऑफ ब्लैडर इरिगेशन? पहला है ब्लैडर इरिगेशन से इन्फेक्शन होता है, बिल्कुल होता है, इन्फेक्शन होता है ब्लैडर इरिगेशन से। टिश्यू ट्रॉमा होता है, बिल्कुल होता है। ब्लैडर इरिगेशन से इन्फेक्शन होता है, ब्लैडर इरिगेशन से टिश्यू ट्रॉमा होता है, ब्लैडर इरिगेशन से यूरेथ्रा इरिटेट होता है, होगा, इन्फेक्शन होगा, टिश्यू को ट्रॉमा होगा, यूरेथ्रा इरिटेट होगा, ये तीन बातें तो होगी। लेकिन ब्लैडर इरिगेशन से डिहाइड्रेशन नहीं होता है, ब्लैडर इरिगेशन से डिहाइड्रेशन नहीं होता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ब्लैडर इरिगेशन से इन्फेक्शन होता है,
ब्लैडर इरिगेशन से टिश्यू ट्रामा होता है, लेकिन ब्लैडर इरिगेशन से क्या नहीं होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें। और एक बात और नहीं होती है कि अगर आप बिना अगरबत्ती लगाए सेशन अटेंड करते हो तो सवाल सही नहीं होगा। तो कई रसगुल्लों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है। 1 मिनट का वक्त देता हूं, 1 मिनट में सभी बच्चों को अगरबत्ती, मतलब प्रेस द लाइक बटन, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। 1 मिनट का वक्त है, सभी को स्पीड के साथ में अगरबत्ती लगा देनी है, जल्दी स्पीड के साथ में। देखता हूं मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, आपको ही कह रहा हूं, लगाओ भाई अगरबत्ती, है ना। इससे क्या होगा सर, इससे यह होता है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं अकरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगरबत्ती लगाने से आपके अंदर एक विश्वास डेवलप होता है और यह विश्वास आपको एग्जाम क्रैक करने के काम आता है। विश्वास कैसे, अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन। विश्वास का मतलब होता है खुद पे बिलीव। ये पीठ थपथपाई जाती है आपकी खुद की कि मैं अब विश्वास में हूं कि इस यूपी पीएससी एग्जाम को क्रैक कर जाऊंगा। और आपको पता होना चाहिए कि कल यानी कि 21 तारीख को यूपी पीएससी की डेट डिक्लेयर हो रही है, फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। पता है कि नहीं है, कितने बच्चों को पता है? कल यूपी पीएससी की, आज मैंने कहा भोकाल क्लास होगी, क्यों? क्योंकि आज एक शानदार इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूं। आंकड़ा नया लग चुका है, इसलिए मेरा मन रहा नहीं जा रहा है। और इस आंकड़े पे मैं ये बात बताना चाहूंगा कि कल यूपी पीएससी की डेट डिक्लेयर का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और फॉर्म कल स्टार्ट हो जाएंगे और कल ही उत्कर्ष का बैच स्टार्ट हो रहा है। जब यूपी पीएससी ने फॉर्म की डेट नहीं दी थी, तब हमने बैच की डेट दी थी और हमने वही डेट दी थी, उसी दिन फॉर्म निकलना है। देख लो, यूपी पीएससी को भी पता है कि उत्कर्ष अगर 21 तारीख से बैच स्टार्ट कर रही है तो हम भी फॉर्म 21 तारीख से ही भराएंगे। तो फॉर्म भी 21 से ही स्टार्ट कर रहा है। देख सकते हो आप रामचंद्र से हमारा कितना कनेक्शन है। अयोध्या के राजकुमार की हम ऐसे ही जय नहीं कहते हैं, अयोध्या के राजकुमार की पूरी मेहर है ना। और अयोध्या के राजकुमार का अगर आशीर्वाद रहा तो इस बार मेरे तमाम रसगुल्ले जो है यूपी पीएससी में रैंक निकाल के देंगे। पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, एकदम छा जाएंगे। एक दुनिया एक तरफ और उत्कर्ष यूपी पीएससी वाला झंडा एक तरफ, बिल्कुल एक तरफा रिजल्ट देंगे हम। और कल अयोध्या के राजकुमार की सौगंध खा के एक बेहतरीन बैच का स्टार्टिंग करेंगे और इस एग्जाम को इसकी औकात दिखाएंगे। बस आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ में मेरे साथ रहना है और मैं वादा करता हूं कि इस एग्जाम में हम सबसे बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए आपका विश्वास चाहिए। सिलेबस आ जाएगा कल पूरा का पूरा एग्जाम का। वैसे सिलेबस भी हमें पता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी एग्जाम का एक ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा। कल आपके फॉर्म आ जाएंगे, 1 महीना आपको फॉर्म भरने का मिलेगा। उस कल के एडवर्टीजमेंट में सारी डिटेल आ जाएगी। ओटीआर चाहिएगा, नहीं चाहिएगा, क्या चाहिएगा, सब कुछ आएगा। तो कल मैं पूरे उत्साह से इस पे भी चर्चा करूंगा शाम को 4:15 बजे वाली क्लास में। कल भी क्लास 4:15 बजे ही है और आप सभी लोगों को पूरे जोश के साथ में कल भी 4:15 बजे जुड़ना है और हर सेशन में जुड़ना है। ये सारे सेशन आपके लिए रामबाण होंगे, आपको कोई भी सेशन मिस नहीं करना है। बस ये संकल्प आप ले लो, ये हाथपणी आप ले लो और इस एग्जाम तक का वक्त मुझे दे देना अपना छोटा भाई समझ के। जब जब मैं बुलाऊं आपको, जिस सेशन में मैं कहूं, आपको उसे मन खोल के और दिल खोल के अटेंड करना है। जो पद्धति मैं आपको बताऊंगा पढ़ने की, सिलेबस आने के आधार के ऊपर उस पद्धति को फॉलो करना है। इस यूपी पीएससी एग्जाम में आप रैंक से पीछे नहीं रहेंगे, इस बात की तय गारंटी है। लेकिन आपको करना पड़ेगा, जो आपको बताया जाएगा उसको पूरे मन से फॉलो करना। और इस एग्जाम में आप सबसे अलग तरीके की तैयारी करके निकलेंगे, ये बात तय है। तो अगले प्रश्न से हम आगे बढ़ेंगे। आपको पूरा उत्साह दिखाना है। एक बार अगरबत्ती लगा दो रामचंद्र का नाम लेके, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी मेहर जो है वो आप लोगों के ऊपर जरूर रहेगी। तो यहाँ पे हमने बोला मैच करना है, मैच करना है प्यारे दोस्तों। क्या रहेगा? कितने लोगों ने मैच कर दिया है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। जी 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 जी, डी आंसर मैक्सिमम लोगों ने लिखा है, उन्होंने मैच डी से किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब क्लियर हो जाएगा। कल फॉर्म आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। कौन भरेगा, कितना भरेगा, क्यों भरेगा, कैसे भरेगा, सब कुछ बताऊंगा मैं। इसके बारे में डिटेल से कल चर्चा करेंगे, है कि नहीं है। आज इतनी इंफॉर्मेशन है कि कल पूरी की पूरी चीज आ जाएगी आपके सामने, दिल खोल के आ जाएगी, है ना।
और शाम तक आ गई तो शाम को भी हम आपको बता देंगे, बाकी कल तो हम पक्का ही बता देंगे, है ना। और बाकी लगातार मैं अपडेट करता ही रहता हूँ आपको, इंस्टाग्राम के ऊपर करता ही रहता हूँ। तो राजू सर नर्सिंग वाला आपको पता ही है, वहाँ पे मिलता रहता हूँ और वहाँ पे भी आपको अपडेट होता ही रहता है चीज़ें। और यूट्यूब पे तो हम रोज क्लास में पढ़ ही रहे, पढ़ना इंपॉर्टेंट है और पढ़ते रहोगे तो बात बनती रहेगी। हमने यहाँ पे बोला फर्स्ट और सेकंड, देखो हेलिटोसिस बोलते हैं बैड ब्रेथ को, ग्लोसाइटिस बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ टंग को, जिंजिवाइटिस बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स को, और चिलियोसिस बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ लिप्स को। वाह, कहानी पानी की तरह क्लियर है, कहानी पानी की तरह क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन डी में देखो चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चार बातें समझ में आई आपको या नहीं आई? वापस बताऊं, वापस बताऊं ही नहीं बताऊं? मेरा सर जवाब तो दो, आपका जवाब पूछो, जवाब पूछो, आपका जवाब, सवाल पूछो भाई। हाँ, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कल, चिंता ही मत करो आप। हाँ, 4 3 2 1 पता चल गया कि हेलिटोसिस बोलते हैं बैड ब्रेथ को, तो पहले का चौथा हो जाएगा। ग्लोसाइटिस बोलते हैं टंग के इन्फ्लामेशन को, और जिंजिवाइटिस बोलते हैं गम्स के इन्फ्लामेशन को, और चिलियोसिस बोलते हैं लिप्स के इन्फ्लामेशन को। मैं एक बात बताऊं प्यारे दोस्तों, ये सारे सिम्टम किसके हैं बताओ? सबसे पहले कौन बताता, देखते हैं सारे सिम्टम किसके हैं। और उत्साह के साथ में देखो, आंकड़ा नया होना चाहिए भाई। देखो मेरी एनर्जी आपका नंबर है, तो नंबर एकदम नया चाहिए, और टारगेट है कि ये 2000 पहुंचना चाहिए, 2000, है ना। तो ऐसा टारगेट रोज रखना है अपने को, और आंकड़ा बिल्कुल नया दोगे हर दिन। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं कंटेंट बिल्कुल जबरदस्त दूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड दूंगा हर दिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये किसकी वजह से होता है, विटामिन की कमी। पर कौन सा? B2, क्या बात है, विटामिन सी नहीं लाले। नरेन वर्मा ने बिल्कुल सही लिखा है, रसगुल्ला छा गया आज तो, है। यहाँ पे विटामिन B2 लिखा है रितु ने, बहुत बढ़िया। अब लगभग सभी रसगुल्लों ने B2 लिख दिया है। B2 होता है राइबोफ्लेविन। तो ये सारे सिम्टम जो है ना प्यारे दोस्तों, ये राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी है, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी है। याद रखना, एकदम नए आंकड़े के साथ में रहोगे तो हम एग्जाम के पैटर्न के ऊपर के सेशन भी करेंगे। जैसे एग्जाम का पैटर्न है 100 क्वेश्चन, है ना, तो 100 क्वेश्चन एक दिन लगातार करा दिया आपको, पूरा एकदम रिवीजन ओवरऑल सब्जेक्ट को लेके, हर एक सिस्टम को लेके। मतलब हमारे पास में बहुत सारी प्लानिंग रहती है, पर आंकड़ा मुझे नया दोगे, है ना। वो कहता नहीं कि बोगेंगो खुश हुआ, और अगर बोगेंगो खुश रहेगा तो मामला बिल्कुल एकदम आपके पक्ष में रहेगा हर दिन, है ना। अगर मान लो, अगर हाँ मतलब बॉस का ईगो हट हुआ तो फिर मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा। तो बॉस का ईगो नहीं हट होना चाहिए और बोगेंगो खुश रहना चाहिए। तो आपको मैं क्वेश्चनों की झड़ी लगा दूंगा, और इतने तक पहुंच जाएंगे हम तो कि पेपर वाले क्वेश्चन निकाल के दे दूंगा। क्योंकि जब मन एकदम बहुत ही होता, आसक्त मन होता ना, सीधा रामचंद्र से मिल जाए तो पेपर निकल जाता है तुरंत, तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे B1 राइबोफ्लेविन। अब विटामिन कितने होते हैं, ये भी एक बहुत ही फेमस सवाल है एग्जाम का। B1, B2, B3, B4, B5, B7, B9, B12। तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, है ना। हमारे कुछ रसगुल्ले सोच रहे होंगे सर कितना बोलते हो आप, है कि नहीं है? बोले हैं भाई, क्या करें, बोल लेते हैं। तुम भी बोल लिया करो कुछ, है ना। बस तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट किया करो। B1, B2, B3, B5। तेजाराम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। चलिए भाई, तेजाराम जी आगे। और इन तेजाराम में थायामीन है, तेजाराम में थायामीन है, तेजाराम में राइबोफ्लेविन है, और ये जो तेजाराम है इनके पास में नियासिन भी है, और इनके पास में पेंटोथेनिक एसिड भी है, पेंटोथेनिक एसिड। तेजाराम नाई की पैंट बड़ी, पेंटोथेनिक, पैंट बड़ी प्यारी थी। प्यारी इज द पायरिडॉक्सिन, प्यारी, प्यारी पायरिडॉक्सिन प्यारी थी जो उसके बॉयफ्रेंड ने बायोटिन, फ्रेंड, फोलिक एसिड साइन करके गिफ्ट की। साइन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन साइन करके गिफ्ट की। तेजाराम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। ये बी कॉम्प्लेक्स है। और मेरा अभी जो यहाँ पे मामला फंसा था, वो कौन सा फंसा था?
वो फंसा था राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी। अच्छा, डेफिशिएंसी थायामिन की भी होती है। थायामिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? बेरी बेरी। ये तेरी मेरी नहीं है, बेरी बेरी है। और मैं बता दूं, बेरी बेरी के अंदर वहां पे ड्राई और वेट दो तरह की होती है। बेरी बेरी दो तरह की होती है, एक ड्राई होती है और एक वेट होती है। ये जो ड्राई बेरी बेरी होती है, दूसरी वेट होती है। अगर मैं ड्राई बेरी बेरी की बात करूं तो वहां पे नर्वस सिस्टम के सिम्टम आते हैं, नर्वस सिस्टम के। और वेट बेरी बेरी की बात करूं तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के सिम्टम आते हैं। दो बेरी बेरी है, ड्राई और वेट, नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ड्राई और वेट। थायामिन की डेफिशिएंसी से, थायामिन की कमी क्रोनिक अल्कोहल वाले मरीजों में भी होती है। थायामिन की कमी जो होती है वो क्रोनिक अल्कोहल वाले मरीजों में होती है। और क्रोनिक अल्कोहल वाले मरीजों में थायामिन की कमी से होने वाली बीमारी वर्निकेज एनकेफेलोपैथी और कोरासकोफ सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक तो होता है वर्निकेज, वर्निकेज, और एक होता है कोरास्कोप, कोरास्कोप। वर्निकेज एनकेफेलोपैथी होती है और एक कोरास्कोप सिंड्रोम होता है थायामिन की कमी से। मेरे प्यारे मित्र, नियासिन की डेफिशिएंसी से, ये जो नियासिन है इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है, पेलेग्रा। नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है। इसको 4D साइन के नाम से जानते हैं। 4D साइन जो होता है डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। 4D साइन जो होता है डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। एक होता है डायरिया, क्या होता है? डायरिया। एक होता है डिमेंशिया। अलग पेज पे मैं लिख देता हूं पेलेग्रा बीमारी के बारे में। पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? नियासिन के। 4D आपको याद रखना है। एक डी को डायरिया कहता है, डायरिया। एक डी होता है डिमेंशिया, एक डी होता है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, और लास्ट डी होता है डेथ। और ये 4D साइन किसके होते हैं? 4D होते हैं आपके यहाँ पे पेलेग्रा वाली बीमारी में। पेलेग्रा होती है नियासिन की कमी वाली बीमारी। पेंटोथेनिक एसिड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कराती है और पायरिडॉक्सिन भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कराती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है, न्यूरोपैथी। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। बायोटिन जो है वो हेयर फॉल कराता है, विटामिन एच कहते हैं, हेयर फॉल कराता है और इसको विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। फॉलिक एसिड जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एंटी फॉलिक एसिड जो है वो फोलेट भी कहलाता है और इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। साइनोकोबालामिन B12 को कहता है और ये पर्निशियस एनीमिया कराती है। देखो, एक तो यहाँ पे होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ब्लास्टिक एनीमिया, और इससे होता है पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। ये दो एनीमिया के टाइप है, एक है पर्निशियस एनीमिया और एक है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है? यहाँ पे होता है साइनोकोबालामिन की डेफिशिएंसी से। और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किससे होता है? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। समझ में आया प्यारे दोस्तों? समझ में आया प्यारे दोस्तों? बहुत बढ़िया, लग चुका है बिल्कुल नया आंकड़ा। और इसी आंकड़े के साथ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमने डील कर लिया। ये तमाम बातें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तमाम तरह की बीमारियां, जो मक्का ज्यादा खाता है उसको पेलेग्रा होता है। नियासिन की जो कमी वाली बीमारी पेलेग्रा है, ये मेज के ज्यादा इंटेक की वजह से होता है। मेज, मक्का, अगर मक्का ज्यादा खाएगा तो पेलेग्रा होगा, ये बात तय है। और ये नियासिन की डेफिशिएंसी से होता है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, सभी रसगुल्लों ने जम के जवाब दिए हैं आज भाई। और आपकी ये मेहनत इस एग्जाम में सफलता का कारक बनेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मैंने दाग दिया प्यारे दोस्तों। क्लीनिंग ऑफ आई नीड टू बी डन कौन सी डायरेक्शन में? याद रखना, ये सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है। यूपी पीएससी के तमाम प्रीवियस एग्जाम के पेपर, यूपी सीएचओ के तमाम प्रीवियस एग्जाम के पेपर और यूपी गवर्नमेंट की सोच को ध्यान में रखते हुए हम पूरे पैनल को तैयार करते हैं पूरी मेहनत के साथ में। हमारी मेहनत के साथ में खुद की मेहनत को जोड़िएगा और जब भगवान कृष्ण को उसका अर्जुन मिल जाएगा उस दिन हम संकल्प शक्ति के साथ में पार करेंगे इस एग्जाम को रैंक के साथ में। हमें पता है कि कौन है अर्जुन और अर्जुन को पता है कि कौन है कृष्ण। अर्जुन और कृष्ण, पार्थ सारथी, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और पार्थ तभी बना जब सारथी भगवान कृष्ण उसके थे और इसलिए युद्ध फतेह हुआ। युद्ध फतेह करना है तो आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। आप में वो सब है, आप में सेलेक्ट होने के लिए वो सब है जो एक अर्जुन को महाभारत जीतने के लिए चाहिए होता है। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज की जरूरत है, दिशा और दशा। और दशा और दिशा हम मिलकर तय करेंगे।
इस एग्जाम का गाइडेंस पूरा आपको मिलेगा। इस एग्जाम में आने वाले हर सवाल की अप्रोच हम करेंगे और आपके अंदर पढ़ने की हिम्मत है, ये हमें पता है। यहाँ पे सवाल ने बोला है क्लीनिंग ऑफ आई नीड टू बी डन मिडल ऑफ आउटर साइड, मिडल ऑफ इनर साइड, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। यद अगर देखो दो तरीका, अगर हम अंदर से बाहर जाएं दैट इज गुड, अगर आप बाहर से अंदर आए तो इसका इसमें और इसका इसमें। मान लो एक आंख खराब है, आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, सारा जो गंदा चीज है वो यहाँ आया और इससे दूसरी आंख में चला जाएगा, तो जिसमें इन्फेक्शन नहीं है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, है कि नहीं है। इसलिए आपको अंदर से बाहर जाना है तो आपकी दूसरी आंख को प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक बेहतरीन कंसेप्ट है। मतलब जब क्लीनिंग होती है तो हमेशा किधर होती है, हमेशा प्यारे दोस्तों हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। इससे क्या होता है, आपकी दूसरी आंख का प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये जगह जो है ये तो इनर है और इधर हम जा रहे हैं, ये है आपका आउटर। तो हमेशा हम इनर कैंथस से, ये अंदर वाला कैंथस है, ये कैंथस एरिया कहलाता है कैंथस, तो इनर कैंथस है, ये बाहर वाला एरिया है, ये आउटर कैंथस है। तो हम अंदर वाले कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ जाते हैं, अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हैं, और अंदर के बाहर की तरफ जा रहे हैं ना तो समस्या नहीं होती है। इनर टू आउटर कैंथस की तरफ हम स्प्रेडिंग करेंगे। ये कहानी बिल्कुल क्लियर पानी की तरह होनी चाहिए आपके दिमाग में। वी जस्ट वेंट फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न कह रहा है 3 दिन आफ्टर बर्थ द हीमोग्लोबिन ऑफ ए न्यूबॉर्न इज। नियोनेट का हीमोग्लोबिन पूछा है, न्यूबॉर्न एज का हीमोग्लोबिन पूछा है। पीडियाट्रिक की ये एज बहुत मजेदार है। बच्चा जब पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद की उम्र को हम न्यूबॉर्न या नियोनेट एज कहते हैं। याद रखना जब मैं न्यूबॉर्न की बात करूं, याद रखना जब मैं न्यूबॉर्न की बात करूं, न्यूबॉर्न की, या मैं नियोनेट की बात करूं, नियो मतलब नया, न्यू, और नेट मतलब बर्थ, नया नया जो पैदा हुआ है उसको नियोनेट या न्यूबॉर्न के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्त, जब न्यूबॉर्न एज होती है वो फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ होती है। ये जन्म की पहले 28 दिन की उम्र को हम नियोनेट या न्यूबॉर्न कहते हैं। इस उम्र के भी 2 हिस्से होते हैं, पहले 7 दिन का उम्र होता है और फिर 7 से लेके 28 दिन का उम्र होता है। जो पहला 7 दिन होता है इसको मैं अर्ली न्यूबॉर्न में कहता हूँ, अर्ली नियोनेट कहता हूँ, अर्ली नियोनेट पहला 7 दिन। और दूसरा 7 दिन जो होता है वो लेट नियोनेट है। मतलब नियोनेट के 2 नेट है, एक अर्ली नियोनेट है और नियोनेट का दूसरा नेट लेट नियोनेट है। प्यारे दोस्तों, जब मैं अर्ली और लेट नियोनेट की बात करूं तो याद रखना इस नियोनेटल पीरियड या न्यूबॉर्न पीरियड के अंदर बच्चा सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन लेके पैदा होता है जन्म के समय। एट बर्थ जो है, एट बर्थ जन्म के समय बच्चे का हीमोग्लोबिन होता है 17 से 20 ग्राम परसेंटेज। एट बर्थ बच्चे का हीमोग्लोबिन कितना होता है, 17 से 20 ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन होता है जन्म के समय। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन एफ कहते हैं उसको। उसकी जो आरबीसी होती है वो लगभग कितनी मिलियन होती है, आरबीसी लगभग 8 मिलियन होती है, 8 मिलियन, हमसे लगभग डबल, क्योंकि हमारे अंदर 4 मिलियन है, उसमें 8 मिलियन थी। उसके आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो 60 to 80 डेज होता है। तो आरबीसी 6 से 8 मिलियन होती है और आरबीसी का लाइफ स्पान 60 to 80 डेज है। 17 से 20 ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन है। हुआ क्या, बच्चा पैदा हुआ और उसका जितना भी हीमोग्लोबिन है वो फीटल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एफ, जो बाहर के एनवायरनमेंट में अब काम का नहीं है। तो अब क्या होगा, इस हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन। हीमोग्लोबिन का टूटना क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस। तो बच्चे के पैदा होते ही हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है और हीमोलाइसिस होते 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 जैसे ही बच्चा 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, उधर हीमोलाइसिस चल रहा है और आरबीसी के नंबर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 8 मिलियन नहीं चाहिए, आरबीसी तो 4 ही चाहिए यहाँ पे, तो कम होती जाती है। फीटल हीमोग्लोबिन टूटता रहता है, हीमोग्लोबिन का टोटल वैल्यू भी कम होता जाता है। तो अगर मेरे को पूछे कि जन्म के समय कितना है, तब तो ये 2 जवाब बन सकते थे, 18 और 20 ग्राम परसेंटेज, ये तो जन्म के समय का हीमोग्लोबिन है। लेकिन मेरे को पूछा कि तीसरे दिन पे कितना होगा, तीसरे दिन पे, तो तीसरे दिन पे वो कम हो जाता है और कम होके 16 रह जाता है। 14 ज़्यादा कम हो जाएगा, इतना भी कम नहीं होता है, 3 दिन में इतना भी कम नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन कम होता 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 कितना रह जाता है, 16 रह जाता है। तो मेरे को बहुत अलग तरीके का सवाल पूछा गया है यहाँ पे। ये नॉर्मल सवाल नहीं है, ये अद्भुत सवाल है, ये लॉजिक और कंसेप्ट वाला सवाल है। और ये सवाल कह रहा है कि तीसरे दिन हीमोग्लोबिन कम होके कितना हो जाता है, तीसरे दिन हीमोग्लोबिन कम होके 16 ग्राम परसेंटेज हो जाता है।
यूपीपीएससी के पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर कितने तरह का होगा, पेपर का क्या सिलेबस रहेगा, पेपर कितने अच्छे तरीके का होगा, ये तमाम बातें कल शाम को 4:15 बजे की क्लास में एक ऐतिहासिक क्लास के साथ में बताने वाला हूं मैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कल शाम को 4:15 बजे इंतजार रहेगा ना। अगली क्लास जब कल की क्लास होगी, क्योंकि कल ही पूरी डिटेल आएगी इसकी, आज नहीं आई है, कल आएगी पूरी डिटेल। तो वो कल जब डिटेल आएगी तो सब कुछ बताऊंगा मैं, जो जो नया है, जो जो चेंजेज होगा वो सब हम बता देंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसको जो है वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर पता है आपको, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सब बातें मैं कल के क्लास में 4:15 बजे वाली में बताऊंगा, क्योंकि आज हमारे पास में पूरा एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके लिए हम कल जुड़ेंगे साथ में और बात करेंगे। इसके अलावा कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दिया है। मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करता रहता हूँ, राजू सर नर्सिंग वाला, इंस्टाग्राम पे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे भी शेयर हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, इंफॉर्मेशन आप तक मिलती रहेगी। आप यूज करते हैं सोशल मीडिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यूट्यूब चैनल पे हम हर एक चीज का इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, तो घबराने का कतई आपको जरूरत, बस आपको मन लगा के पढ़ना है, हमारे साथ में कदम से कदम मिला के पढ़ना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीपीएससी को हमने बहुत अच्छे से टारगेट कर लिया है, आपको पता ही है। और यूपीपीएससी की इस बार खोपड़ी जो है हम यहाँ से बीचों बीच से छेद करके और इधर से निकाल लेंगे, इस बात का तय है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और मुझे पता है कि इस बार आप पूरी तरीके से तैयार हो। वो किसी ने कहा कि सफलता कैसे मिलेगी या सफलता किस तरीके से मिलेगी, सफलता के लिए किस बात की जरूरत होती है तो मुश्किल लगता है कि भाई सफल होना लाइफ में, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, मेरा तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो एक लाइन है कि मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हमारा ख्वाब है और इसको हम हकीकत में बदलेंगे, कोशिश तो करो यारो, रोज करो। और आप कर रहे हो, अभी आप सही दिशा में हो। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया 16 ग्राम परसेंटेज। आगे बढ़ने से पहले मैं नॉर्थ सेट के जितने भी अभ्यर्थी हमारे जो इस बार नॉर्थ सेट की खोपड़ी फोड़ना चाहते हैं, उनके लिए बता देना चाहता हूँ, टारगेट 0.5 बैच नॉर्थ सेट 5 के लिए ओनली 1000 में 250 रुपए की टेस्ट सीरीज साथ में फ्री है। और ये टारगेट बैच उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आज ही परचेज कर सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है उनको तुरंत लगा देनी चाहिए अगले प्रश्न के साथ में, क्योंकि प्रश्न नया है, प्रश्न नया है। कैटगट प्यारे दोस्तों, कैटगट जवाब लिखो। यहां पे सवाल ने बोला है कैटगट है सिंथेटिक एब्जॉर्बल सूचर, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बल सूचर, नेचुरल एब्जॉर्बल सूचर और नेचुरल नॉन है। अच्छा, जिन्होंने यूपीपीएससी का बैच नहीं खरीदा है, याद रखना, जिन्होंने यूपीपीएससी का थ्योरी बैच नहीं खरीदा है, थ्योरी बैच नहीं खरीदा है, मिस मत करिएगा। कल ये बैच स्टार्ट हो रहा है, यूपीपीएससी का थ्योरी बैच स्टार्ट हो रहा है कल ही, है ना। स्टार्ट फ्रॉम टुमारो माय डियर फ्रेंड, कल ही स्टार्ट हो रहा है यूपीपीएससी का थ्योरी बैच। जिन्होंने नहीं खरीदा है आज ही खरीद सकते हैं। थ्योरी बैच है, पूरी एग्जाम के सिलेबस पैटर्न पे पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी और ये बैच कल ही स्टार्ट हो रहा है। तो इस बैच को आज ही परचेज कर सकते हो उत्कर्ष ऐप से। यूपीपीएससी का थ्योरी बैच, पूरा सिलेबस, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी दोनों करवाई जाएगी। कैटगट कैसा सूचर है? रसूलों का मानना है कि ये नेचुरल एब्जॉर्बल सूचर है, तो हम गलत काहे को करें? कैटगट है ना, क्या बोलते हैं इसको, कैटगट है ना, इसको ऐसे बोला जाता है, कैटगट है ना। कैट मतलब बिल्ली, गट मतलब उसकी गट म्यूकोसा, है ना का मतलब है नेचुरल एब्जॉर्बल सूचर। तो ये नेचुरल एब्जॉर्बल सूचर है और हम इसको बोलते हैं कैटगट है ना। तो जब भी आपको कैटगट के बारे में पूछे तो ये है, इसको सिप के गट से लिया जाता है। कैटगट नाम भले ही हो, है ना, इसको ऐसा नहीं कि बिल्ली की गट से लेते हैं, सिप होता है ना, सिप भेड़, उसके गट से लिया जाता है, कैटगट इसको नाम दिया जाता है। कहानी पानी की तरह क्लियर है। तो अगले प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। यह कैटगट नेचुरल एब्जॉर्बल सूचर है। 90 डेज का एब्जॉर्बल टाइम पीरियड होता है इसका कैटगट का।
अगला प्रश्न, लग चुकी है तलब मंजिल की, क्या खूब कहा किसी ने कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। मुश्किलें कहती है मारा जाएगा, मुश्किलें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। हौसला कहता है देख लेंगे, तो देख लेंगे और क्या। मुश्किलें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आने दो तूफानों को, अगर ये मेरा लक्ष्य पहाड़ है तो मैं कौन सा दशरथ मांझी से कम हूं। क्या सोचेगा, नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कहानी यह है कि इतिहास बदलने वाला काम करेंगे और इतिहास बदल के दिखाएंगे। विच सिम्टम वेरीफाई एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, एनोरेक्टल एनोमली। एनस और रेक्टम या तो होता है इम्परफोरेटेड एनस या होता है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। मैंने दो बातें वहां पे आपको बताई, एक तो होता है इम्परफोरेटेड एनस, इम्परफोरेटेड एनस, और दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने बताया एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। क्या बताया, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल एनोमली है दोनों के दोनों, इम्परफोरेटेड एनस और एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन दोनों की दोनों कंजेनाइटल एनोमली है। और इन दोनों ही केस, ये जीआई सिस्टम की कंजेनिटल एनोमली है, और इन दोनों ही केस के अंदर एक में तो एनल ओपनिंग होती ही नहीं है। जैसे इम्परफोरेटेड एनस होता है ना, इसमें एनस जो होता है ना उसके परफोरेशन नहीं होता है। कि मान लो ये आपका एनस है ना, पूरा जीआई है, लास्ट में एनल ओपनिंग होनी चाहिए, वो है ही नहीं, सब बंद पड़ा हुआ है ना। तो आपकी ये सिग्मोइड कॉलन है, सिग्मोइड के बाद में ये रेक्टम है, और रेक्टम के बाद में लास्ट में क्या आता है, एनस। तो ये एनस आता है और देयर इज नो एनल ओपनिंग, तो लास्ट में जब एनल ओपनिंग होती ही नहीं है, इसको तो हम बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, इम्परफोरेटेड एनस। इसको क्या बोला हमने, इम्परफोरेटेड एनस, इसको हम बोलते हैं इम्परफोरेटेड एनस। तो ये तो यहाँ पे जवाब नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम बोलते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। वो क्या होता है कि मान लो ये आपका किडनी है, किडनी से क्या निकलता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किस में खुलता है, ब्लैडर में। ब्लैडर आगे कंटिन्यू होता है यूरेटर से, सॉरी यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ये जो आपका यूरेथ्रा वाला एरिया होता है ना, और ये आपका ब्लैडर है, सॉरी रेक्टम है, ये आपस में पीछे की तरफ फिस्टुलेट हो जाते हैं, या यहाँ से फिस्टुला हो जाता है, वेजाइको यूरेट्रल फिस्टुला है ना, या यूरेट्रो रेक्टल फिस्टुला। तो ये ऐसे फिस्टुला बन जाता है, फिस्टुला इज हेयर, है ना। एक फिस्टुला ये बन गया, एक फिस्टुला ये, ऐसे फिस्टुला बन जाते हैं। तो एक तो ये फिस्टुला है, यहाँ पे फिस्टुला है, एक यहाँ पे फिस्टुला है, फिस्टुला, ऐसे फिस्टुला बन जाते हैं। इसको बोलते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। तो एक तो हो गया इम्परफोरेटेड एनस, और अगर ये ओपनिंग नहीं होती है, और दूसरा ये हो सकता है कि उधर फिस्टुलेट हो जाए। तो मरीज बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो जीआई सिस्टम है, जो आपका ये आंत का सामान है, आंत का सामान जो है बच्चे का स्टूल है, फीकल मैटर कहाँ चला जाता है, ब्लैडर में, और जब ब्लैडर में जाके बच्चे के पेशाब के साथ में बाहर आता है। तो वैसे मिकोनियम स्टूल यहाँ से आना चाहिए था, यूरिन यहाँ से आना चाहिए था, दो अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन बच्चे में यहाँ पे क्या है, एक तो ये होगा कि अगर बच्चे में इम्परफोरेटेड एनस है, अगर फिस्टुला नहीं है और सिर्फ एनल ओपनिंग नहीं है, इस केस में तो एब्सेंट होगा मिकोनियम, एब्सेंट मिकोनियम। मिकोनियम इज द फर्स्ट स्टूल दैट इज पास बाय न्यूबॉर्न। छोटा बच्चा जो पहला स्टूल पास करता है उसको मिकोनियम कहते हैं। तो अगर बच्चे में मिकोनियम एब्सेंट है तब तो कंडीशन कहलाती है इम्परफोरेटेड एनस, कि भाई एनल ओपनिंग है ही नहीं और इसलिए मिकोनियम बाहर आया ही नहीं। आए कहाँ से बेचारा, एनल ओपनिंग तो बंद पड़ी है। तो अगर एनल ओपनिंग है ही नहीं और मिकोनियम बाहर आया ही नहीं, तब तो इसको बोलते हैं इम्परफोरेटेड एनस और देयर इज एब्सेंट ऑफ मिकोनियम। और दूसरा तरीका है कि इसके साथ में कनेक्ट हो गया यूरिनरी सिस्टम के साथ में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। और जब ये मालफॉर्मेशन होता है उस समय क्या होता है प्यारे दोस्तों, उस समय यूरेथ्रा के साथ में यूरिन और मिकोनियम आता है। तो इसको हम बोलते हैं मिकोनियम मिक्स यूरिन, मिकोनियम मिक्स यूरिन। मिकोनियम और यूरिन दोनों साथ में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं मिकोनियम मिक्स यूरिन। ये जो मिकोनियम आया
और इसके साथ में पेशाब के साथ में यूरिन के साथ में मिकोनियम आ गया। तो एक तो हो गया एनो इम्परफोरेटेड एनस और एक हो गया एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन और यहाँ पे हो गया मिकोनियम मिक्स यूरिन आ गया। यहाँ पे एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन और मिकोनियम मिक्स यूरिन आ गया। ये दो कंडीशन साइमल्टेनियसली कंजेनाइटल एनोमली के रूप में वहां पे देखने को मिलती है। ये दोनों कंडीशन क्या कहलाती है? कंजेनाइटल एनोमली। और आप जब भी मरीज को यहाँ पे देखोगे तो ये कंजेनाइटल एनोमली जीआईटी के अंदर आपको एंड पोर्शन में छोटे बच्चों में डेवलप हो जाएगी। तो सवाल ने बोला है कि जब हम वेरीफाई करते हैं एनोरेक्टल एनोमली को तो कैसे वेरीफाई करेंगे? पहला लिखा हुआ है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, दूसरा मिकोनियम इन यूरिन, तीसरा वॉमिटिंग और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो जब मैं एनोरेक्टल एनोमली की बात करूं मतलब वहां पे एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन हुआ है, वहां पे फिस्टुला बना है, तो फिस्टुला बना है तो उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन या वॉमिटिंग से कोई संबंध नहीं है। अगर वहां पे फिस्टुला बना है तो मिकोनियम के साथ यूरिन के साथ मिकोनियम वहां पे देखने को मिलेगा और इसको मिकोनियम मिक्स यूरिन के नाम से जानता हूं। इसको मैं क्या बोलूंगा? मिकोनियम मिक्स यूरिन वहां पे देखने को मिलेगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि बच्चा जब स्टूल पास करेगा, मिकोनियम इज द फर्स्ट फीकल मैटर दैट इज पास बाय न्यूबॉर्न। पहला स्टूल जो बच्चा पास करता है और यूरिन के साथ में मिक्स होके वो बाहर आएगा और इसको मैं क्या नाम दूंगा? मिकोनियम मिक्स यूरिन। तो बी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ए, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। मिकोनियम मिक्स यूरिन वहां पे बाहर आएगा और दैट इज वेरी एसेंशियल माय डियर फ्रेंड कि ये क्लिनिकल सिनेरियो के रूप में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रूप में प्रेजेंट रहेगा। इससे पहले सिचुएशन क्या था? एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में मिकोनियम आएगा ही नहीं। अच्छा, एक ऐसा और कंडीशन बताओ जिसमें मिकोनियम आता ही नहीं है बाहर। अगर मैं इम्परफेक्ट कहूँ ये एक इसमें मिकोनियम नहीं आता है, एक ऐसा कौन सा कंडीशन है जन्म से जिसमें मिकोनियम आता ही नहीं है, पहला स्टूल आता ही नहीं है बच्चे को? सभी बताओ स्पीड के साथ में, ये सब एग्जाम के प्रश्न हैं। एक ऐसी कौन सी और कंडीशन है जिसमें मिकोनियम आता ही नहीं है? फटाक से लिख दो, फटाक से लिख दो स्पीड के साथ में। कौन बोलेगा? हर्शुस्प्रिंग्स डिजीज। कौन बोलेगा? मैं बोलेगा? कौशल, कौशल बोलेगी। क्या बात है, अंकित ने बोल दिया है हर्शुस्प्रिंग्स, ज्योति सिंह ने बोल दिया हर्शुस्प्रिंग्स और इंटरसेप्शन नहीं हर्शुस्प्रिंग्स, चित्रलेखा, वेरी गुड। तो हर्शुस्प्रिंग्स बीमारी कहते हैं उसको सर। कौन सी बीमारी? हर्शुस्प्रिंग्स, हर्शुस्प्रिंग्स सुना है ना? हर्शुस्प्रिंग्स ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलन हमने आपको बताई थी। सिग्मोइड कोलन जो है ना आपका, सिग्मोइड कोलन, ये जो जगह है सिग्मोइड कोलन जो हमने यहाँ पे बताई, इस सिग्मोइड कोलन की बीमारी है वो, इस सिग्मोइड कोलन की बीमारी है। और यहाँ पे गैंग्लियन सेल एब्सेंट होती है और सिग्मोइड कोलन जो है ए गैंग्लियनिक हो जाती है, वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते ही नहीं है। तो जो आपका सामान है, इंटेस्टाइन का सामान है, वो आगे बाहर निकल ही नहीं पाता है। ये भी आपका एक तरह से मिकोनियम अंदर ही रुक जाएगा और इस बीमारी को नाम देते हैं हर्शुस्प्रिंग्स डिजीज। याद रखना इस बीमारी को, हर्शुस्प्रिंग्स डिजीज। एक और बीमारी है जिसके अंदर सामान बाहर नहीं आता है और इसको हर्शुस्प्रिंग्स डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इन भाई साहब ने इस बीमारी को सबसे पहले उत्पादन किया। इन्होंने बताया कि ऐसा भी बीमारी होता है। इसको एक और नाम दिया इन्होंने, ए गैंग्लियोनिक कंडीशन बोला इन्होंने, ए गैंग्लियोनिक। और इसके अंदर इन्होंने मेगा कोलन वर्ड यूज किया। कोलन साइज में एनलार्ज हो जाता है, इसको बोलते हैं मेगा कोलन। इन्होंने इसके कुछ क्लिनिकल सिनेरियो दिए, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दी। इस बीमारी में ये देखने को मिलेगा। तो इन्होंने पहली बात बताई कि बीमारी किसकी होती है? लार्ज इंटेस्टाइन की। बीमारी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? तो मोस्ट कॉमन साइट आपको पूछे तो जवाब दे देना एनोरेक्टल एरिया, या आप कह सकते हो सिग्मोइड कोलन। कौन सी? सिग्मोइड कोलन इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है। और आपको यह पूछे कि इस बीमारी का क्लिनिकल सिनेरियो क्या रहेगा, जब बच्चा पैदा होगा तो सिम्टम क्या लेके आएगा? तो क्लिनिकल साइन जो इस बीमारी के शो करेगा उसमें रहेगा कि मिकोनियम जो है, मिकोनियम वो मिकोनियम एब्सेंट रहेगा इन फर्स्ट 24 आवर्स। 90% बच्चे पहले 24 घंटे में मिकोनियम पास कर लेते हैं, नहीं किया तो 90% चांस है कि उनको ये बीमारी हो, है ना। और 90 अगर फर्स्ट 48 आवर्स में भी पास नहीं किया तो 99% यही बीमारी है। इस बीमारी की श्योरिटी को डिसाइड करता है। मिकोनियम एब्सेंस के अलावा इस बीमारी में दूसरा सिम्टम होगा कि बच्चा जब मिकोनियम बाहर नहीं आएगा, प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन साइज में फूल जाएगी और इंटेस्टाइन साइज में बड़ी देखने को मिलेगी, मेगा कोलन होगा। तो इस बीमारी के अंदर हमें देखने को मिलेगा मेगा कोलन। और तीसरा, जब वहां पे कॉन्स्टिपेटेड चीज रहेगी, ऊपर से प्रेशर लगेगा
तो सामान थोड़ा थोड़ा करके लीक होएगा, और किस फॉर्म में, रिबन लाइक स्टूल। तो यहाँ पे तीसरा सिम्टम आएगा रिबन लाइक स्टूल, रिबन जैसा स्टूल आएगा वहां पे, है ना, रिबन होता है ना वो बांधने वाला रिबन, उसके जैसा स्टूल बन के वहां पे बाहर आएगा। तो एक आएगा आपका मेकोनियम एब्सेंट होगा, मेगा कोलन होगी, रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा हर्ट्ज़फ्रेंक्स बीमारी के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है, ए गैंग्लियोनिक कंडीशन है, सिग्मोइड कोलन इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है, और ये क्लिनिकल सिनेरियो होता है। डायग्नोस कैसे करेंगे, अगर इस बीमारी को आपको बोले कि हर्ट्ज़फ्रेंक्स बीमारी का पता कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे रेक्टल बायोप्सी करते हैं सर। बीमारी का पता लगाने के लिए क्या कराते हैं, रेक्टम की बायोप्सी कराते हैं, टुकड़ा लेते हैं रेक्टम से, जांच करते हैं, उसके अंदर गैंग्लिया एब्सेंट होता है, ए गैंग्लियोनिक कंडीशन होती है, और इलाज क्या करेंगे, इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे सर्जिकल करेक्शन, जिसमें रिसेक्शन करते हैं सिग्मोइड कोलन का, और एंड टू एंड एनास्टमोसिस करते हैं, एंड टू एंड एनास्टमोसिस करते हैं। पर जब तक हम रिसेक्शन करें, एंड टू एंड एनास्टमोसिस करें, तब तक वहां पे टेम्परेरी कोलोस्टमी करते हैं। ये सर्जरी के नाम है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में सर्जरी ज्यादातर नहीं पूछी जाती है, पर आपको बीमारी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। हर्ट्ज़फ्रेंक्स बीमारी किसकी बीमारी है, लार्ज इंटेस्टाइन की। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, सिग्मोइड कोलन, और इसके अंदर क्या होता है, गैंग्लिया एब्सेंट होते हैं, और जब गैंग्लिया एब्सेंट होंगे तो मेकोनियम एब्सेंट होगा, मेगा कोलन हो जाएगी, रिबन लाइक स्टूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आपको पूछे रिबन लाइक स्टूल कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, रिबन लाइक स्टूल, स्टूल का एक ऐसा पैटर्न जो कि हर्ट्ज़फ्रेंक्स बीमारी में ही होता है, सिर्फ रिबन लाइक स्टूल होता है। बीमारी का पता लगाते हैं रेक्टल बायोप्सी करके, जहाँ पे हमें गैंग्लिया एब्सेंट मिलता है, एक गैंग्लियोनिक कंडीशन हो जाती है रेक्टल सेल की। ये बहुत ही बेहतरीन बात है इस बीमारी की। अगले प्रश्न से मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आई प्यारे दोस्तों, आंकड़ा बिल्कुल नया चाहिए भाई। देखो आंकड़ा नया चाहिए, ये हमारी दिली ख्वाहिश है, ये हमारे जज्बात है, और हमारे जज्बात सर्वोपरि रहने चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं, ताकि हम आपको अपने सर्वोपरि रख सके और आपके लिए पूरा मेहनत कर सके। तो आंकड़ा बिल्कुल, और मिल के लड़ेंगे, और आपका आंकड़ा मेरी एनर्जी है। लगातार चार्ज एक ही आदमी हमें रखता है, वो आप। तो सभी को हो अच्छा, रामचंद्र का मेहर सभी पे हो, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। अगरबत्ती लगा के पूरे जोश के साथ में अगले प्रश्न का जवाब लिखिएगा। जवाब प्रश्न हर एक इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न में आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा, ये बात तय है। जैसे एक नया प्रश्न है कि मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट अकर इन, फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जवाब लिखिएगा। Where fat is absorbed, A, B, C। भोकाल हुआ कि नहीं हुआ, मैंने कहा ना भोकाल, भोकाल होगा। रसगुल्ला कह रहा सर भोकाल हुआ क्या, बिल्कुल भोकाल हुआ, इतिहास बदलने वाला काम हुआ। आज का दिन ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि कल एग्जाम के फॉर्म आ रहे हैं। किसके, आपके अपने यूपीपीएससी के फॉर्म आ रहे हैं, कल फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। इससे बड़ा भोकाल क्या लेके आऊं मैं आप लोगों के लिए, लेके आया कि नहीं आया, भोकाल वाली बातें। और कल और भोकाल लेके आऊंगा, ध्यान रखना। अभी तो फॉर्म में क्या क्या खेल होगा सब कुछ बताऊंगा, और उसके बाद में तो एग्जाम को पूरा का पूरा छाप देंगे, एग्जाम को पूरा का पूरा छाप देंगे। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट अकर इन, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट अकर इन यूपीपीएससी टारगेट बैच कल ही स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग आज ही उससे जुड़ सकते हैं जिन्होंने अभी तक यूपीपीएससी का टारगेट बैच नहीं खरीदा है। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ने क्या बताया है, सवाल ने बताया है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कहाँ होता है, जेजुनम, इलियम, ड्यूडिनम, सिक्कम। जेजुनम, इलियम, ड्यूडिनम, सिक्कम। एक रसगुल्ले ने लिखा है इलियम, 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 इलियम। तो हम कौन होते हैं गलत करने वाले, लेकिन जवाब गलत हो गया रसगुल्ले का, क्योंकि इलियम जवाब नहीं है। अरे भाई साहब, फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, तीन बातें हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम।
तो याद रखना, हाँ, किस टाइम शुरू होगा, क्या फॉर्म भरना बता देंगे, घबरा काहे को रहे हो, हैं, पूरी पूरी न्यूज़ बताएंगे, पूरी फॉर्म कब स्टार्ट होगा, कब बंद होगा, पूरा एक महीने का वक्त मिलेगा। तो आप घबराना तो है ही नहीं किसी को, घबराना तो है ही नहीं किसी को, पूरा वक्त मिलेगा और पूरे वक्त के साथ में, पूरे तवज्जो के साथ में इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, तो याद रखना, फैट जो होती है ना, फैट, उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये आप सभी जानते हैं कि फैट का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और सब जगह होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब जगह होता है। फैट का एब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम में होता है, जेजुनम में होता है, इलियम में भी होता है। फैट का एब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम में भी होता है, जेजुनम में भी होता है, इलियम में भी होता है, सब जगह होता है। इनिशियली फैट का एब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम में होता है, रिमेनिंग कुछ फैट का एब्जॉर्प्शन जेजुनम में होता है और इलियम में भी होता है कि नहीं है। लेकिन इस सवाल का एग्जाम के अंदर पूछा गया जवाब जो है, मतलब बेसिकली ऐसे पूछते हैं फैट का एब्जॉर्प्शन, वैसे एब्जॉर्प्शन सबका कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फैट का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, तो जवाब स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। ऐसा कई बार एग्जाम में ये पूछा भाई कि फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो जवाब है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो तीनों ही चीजें होती है, ड्यूडिनम भी होता है, जेजुनम भी होता है और इलियम भी होता है, तीनों ही होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में। भाई ड्यूडिनम में है, जेजुनम, इलियम है, पर ड्यूडिनम में कुछ होता है, कुछ अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में थोड़ा जेजुनम में होता है और कुछ एक इलियम में होता है, तो तीनों ही जगह होता है। वैसे तो हम तीनों बोल सकते हैं पर तीनों जवाब नहीं दे, तो मैं यहाँ पे जवाब ए रखता हूँ। बाकी ये ड्यूडिनम में भी होता है, ये इलियम में भी होता है और ये जेजुनम में भी होता है कि नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब रसगुल्ले पूछेंगे सर जो बैच होगा उसका टाइमिंग क्या रहेगा, सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच में कभी भी क्लास हो सकती है। कल की क्लास सुबह आपके समय ही आपकी रहने वाली है, कल की क्लास सुबह के समय ही आपकी रहने वाली है और सुबह 8 से शाम के 8 के समय मैंने कहा किसी भी समय क्लास हो सकती है। और किसी ने कहा कि भोकाल आया क्या, मैंने कहा आया और बड़े जोर के साथ में आया, बिल्कुल नए आंकड़े के साथ में आया 1.4। याद रखना प्यारे दोस्तों, आपका विश्वास इसी तरीके से अडिग रहे, अगले प्रश्न का जवाब लिखिएगा क्योंकि ये जवाब बड़ा जबरदस्त, ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, सवाल बड़ा महकता है। और सवाल क्या कह रहा है, हाँ, आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडिनम में। सर आयरन का एब्जॉर्ब होता है, आयरन एब्जॉर्ब होता है ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम में आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होगा ड्यूडिनम में, ध्यान रखना। विटामिन B12 होता है इलियम में, विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 इसका एब्जॉर्प्शन होता है टर्मिनल इलियम में। टर्मिनल इलियम जो होता है उसमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडिनम में, टर्मिनल इलियम में होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, ये भी आपको ध्यान रखना है। टर्मिनल इलियम में होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, कोर्स कैसे परचेज करना है, उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करना है और उत्कर्ष के ऐप से आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओ, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करो, यूपी PSC स्टाफ नर्स का थ्योरी बैच, टारगेट बैच नाम है, बैच का नाम है टारगेट बैच, इसमें पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। यूपी PSC स्टाफ नर्स करके है, वो कोर्स आप परचेज कर सकते हो उत्कर्ष ऐप से। अगला प्रश्न, मैच करना है, मैच करना है 1 को 2 से, 1 को 2 से, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमने क्या बताया, पहले को दूसरे से जोड़ो, डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सीडेंट, लॉस ऑफ फुट, कैनॉट वॉक। जवाब लिखो, जवाब लिखो, सभी लिखो। लोगों ने लिखा बी, कुछ ने लिखा सी, कुछ ने लिखा बी, कुछ ने लिखा सी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। कुछ भी मत लिखो, अच्छे से लिखो। जैसे डिजीज होती है, इंपेयरमेंट होता है, डिसेबिलिटी होती है और हैंडीकैप हो जाता है आदमी। कोई भी आदमी को पहले डिजीज होती है, कोई भी आदमी को पहले क्या होती है, डिजीज होती है, इंपेयरमेंट होता है, डिसेबिलिटी होती है और हैंडीकैप्ड होता है, DIDH, ये इसका सीक्वेंस होता है। तो इस सीक्वेंस को A B C और D को आपको आगे वाली चीज़ों से मैच करना है। डिजीज किसको कहते हैं, उसके बाद में इंपेयरमेंट किसको कहते हैं, डिसेबिलिटी किसको कहते हैं और हैंडीकैप किसको कहते हैं।
ये आपको बताना है। डिजीज किसको कहते हैं कि जैसे किसी का सबसे पहले एक्सीडेंट हुआ, तो ये जो एक्सीडेंट हुआ ये डिजीज थी। किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ तो ये हो गई डिजीज। ठीक है, एक आदमी था उसका एक्सीडेंट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं। ये सबसे पहला काम हुआ, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ उसको हम डिजीज बोलते हैं। ये काम सबसे पहले हुआ। उसके बाद में तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों डिजीज हुआ। डिजीज का मतलब हुआ एक्सीडेंट, है ना। एक्सीडेंट होने पे लॉस ऑफ फुट, पांव का कट जाना। एक्सीडेंट हुआ मतलब लॉस ऑफ फुट हुआ, पांव कट गया, ये दूसरा काम हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले डिजीज हुआ। डिजीज का मतलब वहां पे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने पे पांव कट जाना, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ फुट। तो यहाँ पे लॉस ऑफ फुट हो गया माय डियर फ्रेंड, पांव कट गया। पांव कटने के बाद में अगला जो काम हुआ वो है कि वो चल नहीं पाएगा, कैनॉट वॉक, ये हो गया आपका डिसेबिलिटी। तीसरा काम हो गया। पहला काम क्या हो गया? पहला काम हो गया डिजीज। डिजीज का मतलब क्या हो गया? एक्सीडेंट, समझ गए बात को। फिर इंपेयरमेंट हुआ, इंपेयरमेंट के अंदर फुट का लॉस हो गया। और फिर डिसेबिलिटी हुआ, मरीज चल नहीं सकता। और जब मरीज चल नहीं सकता तो हैंडीकैप हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, साहब उसकी जॉब चली गई। हैंडीकैप आदमी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसकी जॉब चली गई। तो इसका मतलब ये चार मिनोमिक्स चलते हैं, DIDH से हम इसको लिखते हैं। एक होती है डिजीज, एक होती है यहाँ पे इंपेयरमेंट, एक होता है आपका डिसेबिलिटी, और एक होता है आपका हैंडीकैप। डिजीज एक्सीडेंट को कहते हैं, किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से हमने बोला उसकी टांग कट गई, टांग कट गई, टांग कट गई। डिसेबिलिटी का मतलब होता है अनेबल टू कैनॉट वॉक, टांग कट जाना मतलब उसको एक इंपेयरमेंट, उसकी बॉडी में एक इंपेयरमेंट हुआ, और ये इंपेयरमेंट है कि उसकी टांग कट गई। और टांग कटने के बाद में उसका क्या हो गया? टांग कटने के बाद में उसका क्या हुआ प्यारे दोस्तों? लॉस ऑफ फुट मतलब इंपेयरमेंट, फिर वो चल नहीं सकता, और ये क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट। ये पूरी एक मैकेनिज्म है, ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस में मैंने बोला आपको क्या याद रखना है? DIDH। और दूसरी सीक्वेंस आपकी क्या हो गई यहाँ पे? एक्सीडेंट, लॉस ऑफ फुट, कैनॉट वॉक, अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज द सीक्वेंस माय डियर फ्रेंड। ऐसा ऑप्शन बी में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 1। ऐसा ऑप्शन बी में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 1। समझ में आई? कोई डाउट है या नहीं? क्या बताना चाह रहा हूं मैं, समझ गए ना? तो एक आदमी जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ, डिजीज हुई। सबसे पहले तो सही था, तो एक्सीडेंट होना उसके लिए डिजीज थी। डिजीज होती है उसमें क्या रहा? टांग कट गई, ये हो गई उसका इंपेयरमेंट। टांग कटने से वो अब चल नहीं सकता, ये हो गया डिसेबल। और उसकी जॉब चली गई, अब हैंडीकैप हो गया। जॉब इसलिए चली गई क्योंकि टांग कटी हुई है। पहले टांग सही थी तो जॉब भी थी, टांग चली गई तो जॉब चली गई साथ में, तो उसके लिए ये मामला हैंडीकैप हो गया। अब वो दूसरों पे आधार हो गया। और ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, पूछा हुआ सवाल है। अगला प्रश्न, एक्सीडेंट, ALCU, बहुत बढ़िया। AICU होता है, AIC होता है, आई को L कर दिया, CU, एक्सीडेंट, लॉस ऑफ फुट, कैनॉट वॉक, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बात है। आलू के चालू बेटे कहाँ गए थे, सुना है आपने? तो आलू के चालू बेटे कहाँ गए थे? बंदर की झोंपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी, रो रहे थे, मम्मी ने पैसा दिया, हंस रहे थे, पापा ने टॉफी दिया, खा रहे थे। ऐसा कुछ है, आई डोंट नो, छोटे बच्चे गाते हैं। अगले प्रश्न के साथ में, कॉमन फाइंडिंग, मोस्ट चिल्ड्रन विद कार्डियक एनोमली। कार्डियक एनोमली के बच्चों में, जिन बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, आइदर साइनोटिक, एसाइनोटिक या ऑब्स्ट्रक्टेड, जिन बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, आइदर साइनोटिक, एसाइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टेड, इन बच्चों में जिनमें कार्डियक एनोमली होती है, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या देखने को मिलती है? जिन बच्चों में कार्डियक एनोमली होती है, आइदर एसाइनोटिक और साइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टेड, तो क्या देखने को मिलता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ भाई। जिन बच्चों में हार्ट डिजीज होती है, साइनोटिक, एसाइनोटिक, ऑब्स्ट्रक्टेड, क्या देखने को मिलता है? मेंटल रिटार्डेशन, डिलेड फिजिकल ग्रोथ, साइनोसिस एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर टिप,
एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक एनोमलीज। आपको पता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज कितने तरह की होती है? 3 तरह की, साइनोटिक, ए साइनोटिक, ऑब्स्ट्रक्टेड, 3 तरह की होती है। एक तो होती है आपकी साइनोटिक, साइनोटिक सीएसडी, एक होती है ए साइनोटिक सीएसडी, ए साइनोटिक, और एक होती है ऑब्स्ट्रक्टेड सीएसडी, ऑब्स्ट्रक्टेड। 3 तरह की होती है, साइनोटिक, ए साइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टेड। मुझे किसी ने पूछा कि साइनोटिक कौन कौन सी होती है, तो मैंने बताया एक तो होती है एएसडी, एक होती है वीएसडी और एक होती है पीडीए। ये ए साइनोटिक होती है तीनों की तीनों। क्या होती है? ए साइनोटिक। तो पहली होगी ए साइनोटिक, एएसडी, वीएसडी और पीडीए। फिर मुझे किसी ने बोला साइनोटिक कौन सी होती है, तो मैंने कहा टी से शुरू होने वाली सब साइनोटिक है। चाहे टॉप को ले लो, चाहे टीए को ले लो, चाहे टीजीए को ले लो। टॉप होती है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टीए होता है ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, ट्रंकस आर्टरियोसस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, और कोएरेक्टेशन ऑफ एओर्टा होती है ऑब्स्ट्रक्टेड, मिट्रल स्टेनोसिस होता है ऑब्स्ट्रक्टेड, एओर्टिक स्टेनोसिस होता है ऑब्स्ट्रक्टेड। ये ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। तो पहला मैंने क्या बताया? ए साइनोटिक, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस, ये तो है ए साइनोटिक। साइनोटिक मैंने बताया टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, 4 चीजें होती है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 चीजें होती है। पहला होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। याद रखना, पल्मोनरी स्टेनोसिस एक वर्ड है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एक वर्ड है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एक वर्ड है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा एक वर्ड है। अगला लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, ट्रंकस आर्टरियोसस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ये सब साइनोटिक है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा साइनोटिक कौन सी है, ए साइनोटिक कौन सी है और ऑब्स्ट्रक्टेड कौन सी है। और एक और बात याद रखना प्यारे दोस्तों, कोएरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, मिट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस ये सारी ऑब्स्ट्रक्टेड है। अगर मैं इस एएसडी की बात करूं, एट्रिया के सेप्टम में डिफेक्ट, वीएसडी वेंट्रिकल के सेप्टम डिफेक्ट, पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस, इन तीनों ही केस में बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होगा वो ब्लड कैसा सप्लाई होगा? प्योर ब्लड सप्लाई होगा। लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? लेस ब्लड जाएगा। प्योर तो जाएगा तो साइनोसिस नहीं होगी, लेकिन लेस जाएगा तो सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होगा। अगर मैं बात करूं इन साइनोटिक में, तो बॉडी में जो ब्लड जाएगा वो इम्प्योर ब्लड जाएगा। इम्प्योर बॉडी में जो ब्लड जाएगा वो कैसा ब्लड जाएगा? इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीनेटेड, क्योंकि यहाँ पे साइनोसिस होती है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा। और जब बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा तो बॉडी में सेल को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। यहाँ पे कम जाएगा इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी पूरी, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड जाएगा इसलिए ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी। और ऑब्स्ट्रक्टेड में दोनों ही हो सकता है, प्योर भी इम्प्योर भी और कम भी जा, दोनों बातें हो सकती है। तो इन तीनों ही केस के कंडीशन में, इन तीनों ही केस के कंडीशन में मरीज के बच्चे को सेल को ब्लड में, ब्लड से ऑक्सीजन कम मिलेगा, लेस मिलेगा, ब्लड पूरा नहीं मिलेगा, सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होगा। बिना सेल डिवीजन के ग्रोथ नहीं होता है। तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज चाहे कोई भी हो, ग्रोथ यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगी। और इन सभी कंजेनिटल हार्ट डिजीज में मोस्ट कॉमन होती है वीएसडी, मोस्ट कॉमन सीएसडी जो होती है वो होती है वीएसडी, और मोस्ट कॉमन साइनोटिक सीएसडी होती है टॉप। मोस्ट कॉमन सीएसडी तो होती है वीएसडी, और मोस्ट कॉमन साइनोटिक सीएसडी कौन सी होती है? टॉप होती है, जिसको मैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के नाम से जानता हूं, जिसमें शू शेप या बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। ये सभी बातें कार्डियक कंजेनिटल एनोमली के संबंध में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर किसी को कार्डियक एनोमली होती है कोई भी, तो इसकी मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डिले हो जाना, क्या? फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ अफेक्ट होगी, चाहे कोई भी कंजेनिटल एनोमली हो, ग्रोथ अफेक्ट होगी। मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे नहीं है, साइनोसिस और क्लबिंग ऑफ फिंगर टिप यहाँ पे नहीं है। ये सिर्फ साइनोटिक हार्ट डिजीज में होती है। साइनोसिस और क्लबिंग ऑफ फिंगर टिप सिर्फ किसमें होती है? साइनोसिस, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज में होती है ना। और फैमिली हिस्ट्री हार्ट की बीमारी की है तो बच्चे को होगी ऐसी जरूरी नहीं है, क्योंकि हार्ट की बीमारी कोई कंजेनिटल नहीं होती है। हाँ, अगर फैमिली में कोई हाइपरटेंशन और ये हिस्ट्री है तो ये बच्चों में होने की रिस्क होती है, पर कंजेनिटल हार्ट डिजीज कोई फैमिलियल नहीं होती है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज कोई फैमिलियल नहीं है कि पिताजी को एएसडी था तो बेटे को भी एएसडी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। जो भी यूपीपीएससी के बच्चे ने कोर्स खरीद रखा है, उनके कल की क्लास का शेड्यूल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। और कल 2 सब्जेक्ट की क्लास होगी, कम्युनिटी और पीडियाट्रिक। सुबह मॉर्निंग के समय
सुबह मॉर्निंग के समय कम्युनिटी की क्लास होगी और शाम के समय पीडियाट्री की क्लास होगी। 2 सब्जेक्ट से हम कल शुरुआत करने वाले हैं। जिन बच्चों ने कोर्स खरीद रखा है उनके लिए इंफॉर्मेशन है, और जिन्होंने नहीं खरीद रखा है वो खरीद लेवे, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है ना। तो मॉर्निंग में पीडियाट्रिक और शाम के समय मॉर्निंग में कम्युनिटी और शाम के समय पीडियाट्रिक, इन 2 सब्जेक्ट से कल का सेशन शुरू करेंगे और फिर एक उत्साहित तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सभी बातें पढ़ेंगे और पूरे जोश जुनून और पागलपन के साथ में पढ़ेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट होंगे पूरे के पूरे, तमाम बातें एक एक करके आपको पढ़ाई जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। बाकी ऐप के ऊपर टाइम अपडेट हो जाएगा और तकरीबन जो है मॉर्निंग के सेशन के अंदर ये क्लासें होने वाली है, और जो आपकी कम्युनिटी की क्लास होगी वो सुबह होगी 11 बजे से रहेगी क्लास, और पीडियाट्री की क्लास शाम के समय रहेगी तकरीबन 6-7 बजे के आसपास। तो दोनों का टाइम आपको ऐप में अपडेट हो जाएगा। आपको तैयार रहना, इन 2 सब्जेक्ट के साथ में हम कल श्री गणेश करने वाले हैं और एक एक करके सब कुछ पढ़ने वाले हैं, और आप पूरे उत्साह के साथ में पढ़ते रहना। और जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स खरीदा नहीं है वो कोर्स कल आप खरीद लेंगे आज ही, ताकि कल आप लोग भी उस कोर्स के अंदर शामिल हो सके, इस बात का ध्यान रखना। टाइमिंग मैंने बता दिया है, तकरीबन सुबह का और शाम का। बाकी ऐप के अंदर आपको टाइम में अपडेट कर दूंगा शाम को, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हमने डाल दिया है, सवाल को सुन लीजिएगा सभी लोग। सवाल क्या कहा जा रहा है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम, GnRH कहां से सीक्रेट होता है? बताओ, जल्दी बताओ, स्पीड के साथ में। कोर्स का प्राइस क्या है? 2500, 2500 रुपये में अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप के ऊपर। UPPSC कोर्स 2500 रुपये मात्र। कंप्लीट थ्योरी, पूरा थ्योरी, साथ में MCQ प्रैक्टिस। तो घबराने का जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को कोर्स खरीदा नहीं है वो खरीद लें, जिन्होंने खरीद लिया है वो मुस्कुराएं कि उन्होंने अच्छे से जुड़ गए हैं वो, और कल उनकी क्लास भी शुरू होने वाली है और कल फॉर्म भी आने वाले हैं। ठीक है वाला लो, याद रह जाएगा। हाँ, UPPSC का MCQ कराओ सर। MCQ तो हम यूपी में आके कराएंगे, चिंता मत करो तुम, है कि नहीं है। अभी तो पहले थ्योरी पढ़ लो। एग्जाम के लिए सबसे की कंसेप्ट है थ्योरी। वी स्टार्ट विथ थ्योरी, साथ में टेस्ट प्रैक्टिस, खूब सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे थ्योरी बैच में, टेस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। थ्योरी पढ़ेंगे पहले साथ में। अगला प्रश्न, हाँ, GnRH कहां से सीक्रेट होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आएगा, मजा आएगा जब भोकाल होएगा। GnRH की बात कर रहा हूं मैं, GnRH की, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। GnRH की बात कर रहा हूं मैं, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की बात कर रहा हूं मैं। याद रखना मेरे प्यारे मित्र, GnRH जो होता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, इसकी हम अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस वो जगह है जहां से ये सीक्रेट होता है। GnRH वो जगह है जहां से हाइपोथैलेमस से ये सीक्रेट होता है। कोई भी रिलीजिंग हार्मोन वर्ड यूज होगा वो कहां से आएगा? हाइपोथैलेमस से। कहां पे एक्ट करेगा? पिट्यूटरी के ऊपर। और कौन सी पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा? एंटीरियर। याद रखना, हाइपोथैलेमस से आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी की खोपड़ी के ऊपर छेद करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन सीक्रेट कराएगा GnRH। GnRH खुद कहां से आया? हाइपोथैलेमस से। कहां पे एक्ट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर इसने 2 हार्मोन रिलीज कराए, FSH और LH, ये आप सभी को पता है। और ये जाके किसके ऊपर एक्ट करेंगे? ओवरी के ऊपर। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो GnRH ने एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, FSH ने ओवरी के ऊपर एक्ट किया, ओवरी से फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन। तो ओवरी से किसको स्टिमुलेट किया? फॉलिकल को। और ये जो फॉलिकल है, फॉलिकल, ये फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल अंदर ओवा, और यहाँ पे LH हार्मोन ने एक्ट किया इस मैच्योर फॉलिकल पे, और कॉर्पस ल्यूटियम पीछे बच गया और ओवा को रिलीज करा दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। याद रखना, FSH ने ओवरी पे इस पे एक्ट करके फॉलिकल को ये करवाया, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करवाया। एस्ट्रोजन 2 काम किया, ओवा बना, ओवा को रिलीज करवाया LH हार्मोन ने। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। क्या कहते हैं इसको? ओवुलेशन। और ये ओवा रिलीज होने के बाद में कहाँ आ गया?
फैलोपियन ट्यूब में आ गया और फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी पार्ट में ओवा और स्पर्म का फ्यूजन हुआ, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो लूटने वाला हार्मोन कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लूटने वाला हार्मोन कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, LH हार्मोन। फॉलिकल को स्टिमुलेट कौन करता है? ये एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करवाता है? FSH। और LH का काम है ओवुलेशन कराना। LH एक काम और करता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है उससे क्या सिक्रेट करवाता है? प्रोजेस्टेरोन। समझ में आया प्यारे दोस्तों? आसान है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है लाले? हैं? कितने महीने तक कोर्स चलेगा? जब कोर्स पूरा हो जाएगा तब तक चलेगा। महीने क्या होते हैं भाई? जब देखो एग्जाम का डेट आएगा तब तक आपको सिलेबस कराना होगा, तो महीनों का कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो मैं रोज एक घंटा क्लास लूँ तो साल भर चल जाएगा, और एक ही दिन 10 घंटे क्लास चलेगी अगर, तो 1.5 महीने में हो जाएगा। दैट डिपेंड ऑन कि नंबर ऑफ क्लास कितनी होती है। तो इसका कोई पैमाना नहीं होता है ना? इसका कोई पैमाना नहीं होता है कि कोर्स का एक शेड्यूल पैटर्न होता है कि भाई इतने टाइम में कोर्स कंप्लीट कराना है। अब चलाने को तो साल भर चल जाए, तो एग्जाम के बाद में कोर्स चलाने का क्या मतलब है कि नहीं है? तो ये हम पे छोड़ दो कि कोर्स कैसे कराना है, 1 महीने में कराना है कि 2 महीने में कराना है कि 1.5 महीने में कराना है कि 2.5 महीने में कराना है। आप फोकस करो कि पढ़ना कैसे है मुझे, तो आपको पढ़ते रहना है। कोर्स हम करा देंगे, महीने तुम मत गिनना, है ना? महीने गिन के कोर्स नहीं खरीदा जाता है लाले। कोर्स खरीदा जाता है या चीजें पढ़ी जाती है क्वालिटी दे के, है ना? क्वालिटी दे के ना। बस अगला प्रश्न। हाँ, जब तक बोगेम्बो चाहेगा तब तक चलेगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों। क्या हो गया भाई? किसी को कोई परेशानी है? ज्वाइनिंग वाइनिंग चाहिए क्या? बिना पढ़े ज्वाइनिंग चाहिए, वो भी है हमारे पास में। चाहिए क्या? नहीं नहीं सर, हम सब मेहनत करने वाले लोग हैं, ठीक है? तो मेहनत से डरना मत, बस डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे विश्वास मत करना। मेहनत करना उत्साह के साथ में, पूरे जोश जुनून और पागलपन के साथ में। अगर उत्साहित मन के साथ में मेहनत करोगे तो आप पूरे जोश के साथ में एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है? अगला प्रश्न, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर कहाँ होता है बताओ? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कर्लिंग अल्सर। बहुत बढ़िया सर, मेरा मैसेज आपके पास नहीं आता है भाई, सबका मैसेज आ रहा है। जब आपको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, तो मुझे भी तो दिख रहा होगा, है? नहीं, ऐप पर रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, लाइव कोर्स चलेगा भाई। रिकॉर्डेड क्यों चलेगा? लाइव कोर्स है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स, पूरा थ्योरी कोर्स होगा वो। ऐप पर आएगी वो सारी क्लासें, उत्कर्ष ऐप पे। और कौन से ऐप पे? बच्चों की तरफ पूछते हो यार। आंसर लिखो। मोस्ट कॉमन साइट है कर्लिंग अल्सर की। कर्लिंग अल्सर कब बनते हैं? बर्न में। याद रखना, कर्लिंग अल्सर कब बनते हैं? बर्न में। बर्न जो एक कंडीशन है ना, ड्यू टू द एनी ट्रॉमा टू द स्किन, एनी एक्सपोजर टू स्किन, एनी फिजिकल, है ना? फिजिकल स्किन है ना, स्किन हमारी स्किन का अगर एक्सपोजर हो जाए किसी केमिकल, है ना, किसी फिजिकल केमिकल कोई फिजिकल एक्सपोजर हो जाए स्किन का, और उसकी वजह से स्किन झुलस जाए, स्किन जल जाए, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बर्न। तो बर्न इज एनी एक्सपोजर टू द स्किन। कोई केमिकल, कोई फिजिकल एक्सपोजर हो जाए स्किन का और स्किन जल जाती है, झुलस जाती है, उसको बर्न कहते हैं। ये जो बर्न होता है प्यारे दोस्तों, याद रखना, ये जो बर्न होता है, इस बर्न के अंदर स्किन का जो ये एक्सपोजर है किसी भी केमिकल से, किसी भी फिजिकल एजेंट से, तो जो बर्न हो जाता है, तो उस बर्न के मरीज के अंदर स्टोमक के अंदर अल्सर बनते हैं। और ये बर्न होने के 7th डे के अंदर 7वें दिन पे जाके होता है, 7 डेज पे अल्सर बनते हैं। और इस अल्सर के बनने का कारण होता है जो आपके स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो, और हाइपोवोल्यूमिया, जो आपके स्टोमक को ब्लड का वॉल्यूम प्रॉपर नहीं जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जब ये बर्न होता है तो
इसका अल्सर जो बनता है बर्न में अल्सर, ये मोस्ट कॉमन कहाँ बनते हैं? जेजुनम में, डिस्टल ड्यूडिनम में नहीं, प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम के प्रॉक्सिमल एरिया में बनते हैं। ये जो कर्लिंग अल्सर है इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है, मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो होती है प्रॉक्सिमल, है ना। और अब सवाल यह है कि मोस्ट कॉमन बर्न कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन बर्न कौन सा होता है प्यारे दोस्तों? थर्मल। कौन सा बर्न होता है? थर्मल। थर्मल बर्न मतलब कोई भी गर्म चीज से जल जाना। थर्मोमीटर मतलब गर्म टेम्परेचर, तो कोई गर्म चीज से जो बर्न होता है उसको थर्मल बर्न कहते हैं। और थर्मल बर्न जो होता है हॉट फ्लशेज, हॉट फ्लशेज इज द मोस्ट कॉमन। थर्मल बर्न इज द मोस्ट कॉमन, हॉट फ्लशेज इज दैट वन, है कि नहीं है? तो यहाँ पे थर्मल बर्न बहुत कॉमन है, हॉट फ्लशेज वहाँ पे मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सभी को जवाब लिखना है। टू प्रिवेंट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ आई मेडिकेशन द नर्स शुड, टू प्रिवेंट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द आई मेडिकेशन द नर्स शुड, आपकी आंख के अंदर आपने दवाई डाली और दो दवाई एब्जॉर्ब ना हो जाए, क्योंकि दवाई अगर आंख वाली नाक में चली गई तो नाक से एब्जॉर्ब होकर खून में चली जाएगी। उसको एब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? इस तरीके से पिंच कर देना होता है, इस तरीके से यहाँ से दबा देना होता है ताकि वो आंख से किस में ना जाए, नाक में। और अगर वो लैक्राइमल सेक में नहीं जाएगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो जस्ट पिंच ऑन दैट साइड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? पुट प्रेशर ऑन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल नहीं, होल्ड स्लाइट प्रेशर ऑन द लैक्राइमल सेक फॉर 1 to 3 मिनट्स, 1 से 3 मिनट तक। यहाँ पे लिखा है 5 मिनट, तो 5 मिनट की जरूरत नहीं है। और रब नहीं करना है, रब वब कुछ नहीं करना है, 5 मिनट तक कुछ नहीं करना है। 1 से 3 मिनट तक इस एरिया को, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर से आप देख सकते हो, 1 से 3 मिनट तक इस एरिया को कंप्रेस करके रखना है। ये तरीका सबसे बेस्ट और यूनिक तरीका है प्रिवेंट करने का उसको सिस्टमिक एब्जॉर्ब होने से। यह आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न के साथ में, स्पास्टिसिटी में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, स्पास्टिसिटी आ सकती है सभी से, एक को छोड़ के। पहला लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डिप्रेशन। स्पास्टिसिटी सभी की वजह से आ रही है, एक को छोड़ के। और सभी की वजह से मतलब किस किस की वजह से अगर पूछा जाए तो पहला लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस और चौथा है डिप्रेशन। 4 बातें हमने पूछी है, आपको बताना है कि स्पास्टिसिटी सबसे आती है, एक से नहीं आती है। तो किससे स्पास्टिसिटी नहीं आती है? ये आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न था और इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आप में से कितने रसगुल्ले एकदम सही जवाब देते हैं। सेशन को यहीं पे विराम दूंगा, पर जाने से पहले एक खास बात बताऊंगा। सभी लोगों को याद रखना है, कल यूपी पीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया, पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, आज ही कोर्स परचेज करें, थ्योरी के साथ में जुड़े। सवाल का जवाब वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में दे। और कल सुबह 6 बजे, कितने बजे? 6 बजे नॉर्थ सेट सीरीज की क्लास से जरूर जुड़ना। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ सुबह 6 बजे, क्योंकि कल यूपी पीएससी का महा न्यूज आने वाला है। तो सुबह 6 बजे की क्लास से जरूर जुड़े। रोज होती है सुबह 6 बजे नॉर्थ सेट सीरीज, कल सुबह जरूर जुड़े। अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट करें और एक बेहतरीन पढ़ाई के लिए तैयार हो जाए। आने वाले 1 महीने के लिए मेरे साथ में आप कंधे से कंधा मिला के, होता है ना, कंधे से कंधे मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं, जब हम चलते हैं ऐसे तो दिल यूपी वालों के हिलते हैं। तो अब तो हमें आगे है बढ़ते रहना, अब तो हमें एग्जाम में सिलेक्शन लेना। तो इस बार यूपी पीएससी पार माय डियर फ्रेंड, बस आप कंधे से कंधा मिला लेना और सुबह 6 बजे उठना शुरू कर देना। महादेव की सौगंध भोकाल होगा। एग्जाम वाले दिन और रिजल्ट वाले दिन सब घर हर हर उत्कर्ष, घर घर उत्कर्ष कर देंगे और सब कुछ पलट के रख देंगे, रामचंद्र की सौगंध। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम दूंगा। जाने से पहले कहूंगा, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता।
हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा कल एक नए सेशन के साथ में, करेंगे आगाज ठीक सुबह 6 बजे। मैं तो आ रहा हूं, आ रहे हैं ना, इंतजार रहेगा, दिल खोल के जुड़ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।